सो हेलो एवरीवन, होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 12 हिस्ट्री। इसका कारवा शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, दैट इज ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। बेसिकली हड़प्पा सभ्यता के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आपका बना हुआ है। इस चैप्टर को पढ़ना बेसिकली आपके लिए दो कारणों से ज़रूरी है। पहला, आपके एकेडमिक कारण से कि बोर्ड्स में ज़रूरी है, सीयूटी में ज़रूरी है। और दूसरा, ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन और इसको हमें ओन करना चाहिए। वी मस्ट बी एबल टू गेट टू नो अबाउट इट ताकि हम लोगों को बता सकें। सो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस एंशिएंट सिविलाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो इस कारण से भी इस चैप्टर को पढ़ना एंड इस वीडियो को बहुत केयरफुली देखना जरूरी हो जाता है। बहरहाल मैं इस चैप्टर को आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि ये आपके लिए ना केवल बोर्ड में कारगर हो पाए बल्कि सीयूटी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं बताता चलूँगा। यानी कि जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जैसे निकल सकते हैं, वैसे वन शॉट में मैंने क्विज भी डाला हुआ है। इसके अलावा कहीं से एडिशनल एमसीक्यू निकल सकते हैं तो वो भी मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ बोर्ड में कहाँ से इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो लेट मी मेक यू श्योर कि अगर आपको हिस्ट्री बोरिंग लगती है या ऐसा लगता है कि हिस्ट्री में हमें फैक्ट रटने की ज़रूरत पड़ती है, हमें घसीटना पड़ता है, तो ये कंप्लेन आपकी आगे नहीं रहने वाली है। जस्ट गिव मी 10 to 15 minutes ऑफ योर लाइफ, आई विल चेंज दिस परसेप्शन फॉर यू। Let me introduce you. I am Sudhanshu and I will be teaching you history throughout the class 11th and 12th via this channel. अगर आपको कोई डाउट है इस चैप्टर में, प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे रीच आउट करें @blade_learner। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ के कंटेंट हमने वहाँ डाल रखे हैं। इसके अलावा टू ज्वाइन द कम्युनिटी प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। नाउ गेटिंग स्टार्टेड विद द चैप्टर। इस चैप्टर को शुरू करेंगे कुछ बेसिक एब्रीविएशंस के साथ, क्योंकि ये जो हिस्ट्री की किताब का, हिस्ट्री के सिलेबस का पहला किताब है, इसमें आपको एंशिएंट इंडिया पढ़ना है। चारों चैप्टर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों एंशिएंट इंडिया के ऊपर है। और इसमें कुछ जो बेसिक एब्रीविएशंस है ना, उनका बार बार जिक्र आएगा। तो इनके बारे में हो सकता है आपको पता हो, बट इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, BC, BC, AD, AC, इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं वो पता होने ज़रूरी है, ताकि आपको कहाँ पे किन का इस्तेमाल करना है वो पता हो। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ 5-6 एब्रीविएशंस हैं, BC, BC, AD, C, AC एंड BP। हम लोग इसको समझने के लिए एक इमेजिनरी टाइमलाइन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे बाई तरफ आप देख रहे हो हमारे पास एक टाइमलाइन है और यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी लाइन ली है। इस लाइन से पहले का जो सारा पीरियड है वो BC कहलाएगा और इसके पार का सारा पीरियड AC कहलाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो इमेजिनरी लाइन है वो ये साल है जब ईसा का जन्म हुआ था। ईसा के जन्म से पहले का पीरियड बिफोर क्राइस्ट और ईसा के जन्म से बाद का पीरियड आफ्टर क्राइस्ट। ये इमेजिनरी लाइन है, ये कोई 0 AD या 0 BC नहीं है। ऐसा कोई डेट कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। 1 BC के बाद सीधा 1 AD ही आता है एज पर द ग्रेगोरियन कैलेंडर। सो BC और AC का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का है। अब आप कहोगे कि सर BCE और AC, AD इन सब का कॉन्सेप्ट क्या है? तो AD और AC एकदम सिमिलर है, बस फर्क ये है कि AD इज एनो डोमिनी आफ्टर क्राइस्ट का एक लैटिन वर्जन हो गया। तो AD भी एकदम AC के सिमिलर ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप AD यूज़ करो, AC यूज़ करो, बात बराबर ही है। ग्रेगोरियन कैलेंडर आगे चल रहा था, क्रिश्चियनिटी का बोलबाला पूरी दुनिया में हो रहा था। फिर आता है वेव सेक्युलरिज्म का, निरपेक्षतावाद, धर्मनिरपेक्षतावाद। उन्होंने कहा कि हम लोग जीसस के बर्थ को एक पैमाना क्यों माने, हम लोग अपने डेट को किसी सेक्युलर पैमाने से क्यों ना मापे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी इमेजिनरी लाइन को एक ऐसा साल माना जिससे पहले बिफोर कॉमन एरा, मतलब जब कॉमन एरा की शुरुआत हुई। तो इसके दाईं तरफ सारा जो वर्ष है वो सारा आफ्टर कॉमन एरा के दायरे में आएगा और इसकी बाई तरफ सारा बिफोर कॉमन एरा के दायरे में। बेसिकली उन्होंने किया क्या है, उन्होंने वही BC को BCE टर्म दे दिया और AC को ACE टर्म दे दिया। बस कहा कि हम लोग बिफोर क्राइस्ट नहीं कहेंगे, बिफोर कॉमन एरा कहेंगे, क्योंकि जब आपको ये लगता है, क्रिश्चियन फेथ वालों को कहा कि जब आपको ये लगता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, हमें ये लगता है कि वहीं से कॉमन एरा शुरू हुआ। तो हमारा टाइमलाइन एक ही है, बस कॉन्सेप्ट अलग अलग है। BC और BCE कॉन्सेप्ट एक ही है, बस टर्म अलग अलग है, ठीक है। तो ACE कहें या CE कहें, बात बराबर ही। आफ्टर कॉमन एरा या कॉमन एरा का बात बराबर है। BP बिफोर प्रेजेंट, ये मॉडर्न हिस्टोरियन इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली होता है क्या है, BP अगर आप यूज़ करते हैं तो आप इन सारे कॉम्प्लिकेटेड और आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी एब्रीविएशन से निजात पा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो पीरियड है वो कोई 2600 BC के आसपास एग्जिस्ट करता था, ठीक है। तो हिस्टोरियंस अब BCE लिखेंगे, BC लिखेंगे, ठीक है। हो सकता है कहीं पे अगर BCE लिख दिया तो क्रिश्चियन फेथ के लोग नाराज़ हो जाए, BC लिख दिया तो सेक्युलर फेथ के लोग नाराज़ हो जाए। इसीलिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट ईजाद किया BP का, बिफोर प्रेजेंट। अगर 2600 BCE में ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, मतलब ईसा के जन्म से 2600 साल पहले, और ईसा के जन्म से अभी हम लोग कितने साल बाद हैं, 2000 साल बाद तकरीबन। तो अगर हमें ये कहना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कब एग्जिस्ट करता था, तो हम लोग ये कह सकते हैं
कि हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 प्लस 2000 यानी कि 4600 बीपी में एग्जिस्ट करता था। 2600 ईसा के पहले का साल और 2000 उसके बाद का साल, तो 4600 बीपी कह दिया, मतलब आज से 4600 साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था। इससे सेक्युलर फेथ के लोग भी मुतासिर हो गए, वो भी अब खुश है, और जो क्रिश्चियनिटी फेथ के वो भी खुश है। तो ये बीपी टर्म जो है, बिफोर प्रेजेंट टर्म, ये आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक एब्रिविएशंस। होप कि आपको इनका मतलब और इनके बीच का जो फ़र्क है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़े, इससे पहले हमने आपको बताया था कि हमने क्विज़ डाला है। तो एक क्विज़ हमने शुरुआत के जो 2 क्विज़ है वो क्लास 11th की हिस्ट्री से डाले हैं, ताकि पता चल पाए कि आपकी आखिर पीछे की रिविजन कितनी है। सो पहला MCQ है, एज पर द हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर हु ओवरथ्रू द रोमन रिपब्लिक इन 27 BC। रोमन एम्पायर के अनुसार रोमन रिपब्लिक को किसने 27 BC में हटाया था? टैसिटस, जूलियस सीजर, नेरो या ऑगस्टस? आपको करना ये है कि इसके जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। मैं क्या करूँगा, लास्ट में कलेक्टिवली सारे MCQs के जवाब कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा ताकि आप चेक कर सकें। दूसरा जो MCQ है, अगेन क्लास 11th की हिस्ट्री से, एक पेंटिंग है द पिएटा करके। इसे यूरोपियन पुनर्जागरण के दौरान बनाया गया था। इसे किसने बनाया? ड्यूरर, लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो या ब्रुनेल्ली? सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है, सही हो या गलत हो, आपको अटेम्प्ट करना है। सो बेसिकली यू हैव टू डेवलप दिस हैबिट ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ नहीं करोगे तो CUT में भी नहीं करोगे। उसके बाद शुरू करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइमलाइन से। जब भी हम किसी पुरानी चीज़ के बारे में पढ़ते तो सबसे पहली जो क्यूरियोसिटी हमारी होती है वो होती है कि भाई ये चीज़ एग्जिस्ट कब करती थी। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें रामायण की कहानी सुनाई जाती है तो हम एक्साइटेड होते हैं कि भाई ये कितने हज़ार साल पुरानी कहानी है। महाभारत की कहानी कितने हज़ार साल पुरानी कहानी। ऐसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन कब एग्जिस्ट करता था, इसका कोई एक्चुअल जो डेट है वो आप पहले बता दो। तो इसके लिए आपको एक्चुअली 3 पीरियड्स को समझना पड़ेगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसे 3 पीरियड में बांटा गया है। पहला पीरियड है 3300 से 2600 BC का, इसे हम लोग अर्ली हड़प्पन फेज कहते हैं। इस दौरान जो हड़प्पन साइट्स से उतने डेवलप नहीं थे, खेती वगैरह होती थी, बट उतना जो अर्बनाइज्ड कल्चर था जिसके लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन को जाना जाता है वो एग्जिस्ट नहीं करता था। और साइट्स बहुत कॉन्सेंट्रेटेड थे। आप देखोगे ना तो कमी एरिया के अंदर बहुत सारे साइट्स कॉन्सेंट्रेटेड है। ये पंजाब का और पाकिस्तानी पंजाब कश्मीर का इलाका देखो, बहुत साइट्स एक जगह लोकेटेड है। फिर इधर साउथ पाकिस्तान में देखो बहुत साइट्स एक जगह लोकेटेड है। इधर गुजरात में कुछ है, राजस्थान में तो कुछ है भी नहीं, वेस्ट यूपी में कुछ है भी नहीं, अफगानिस्तान में एक भी साइट नहीं दिख रहा। तो अर्ली हड़प्पन फेज में गुजर बसर अच्छे से होता था। दैट वाज अ काइंड ऑफ कल्चर, नॉट सिविलाइजेशन। अब कल्चर या सिविलाइजेशन में क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा, बट इस वीडियो के एकदम लास्ट में। सो दिस वॉज अर्ली हड़प्पन फेज। इस पीरियड को हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं कहा जाता, हालांकि इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीज जरूर बोए गए थे, बट ये अरबी सिविलाइज्ड हुआ नहीं है। उस तरीके की जो अचीवमेंट है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन ने देखी है वो अर्ली हड़प्पन फेज में हम लोग नहीं देखते। बेसिक एग्रीकल्चर, पेस्टोरिज्म वगैरह होता था, दैट्स ऑल। इसके बाद आता है पीरियड मैच्योर हड़प्पन फेज का, दैट इज 2600 BC से लेके 1900 BC तक का। ये जो 700 सालों का पीरियड था, इसमें ही हड़प्पन सिविलाइजेशन अपनी एडवांसमेंट के चरम पे पहुंचा, और इसी मैच्योर हड़प्पन फेज को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो जब भी हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम लेते हैं तब हम लोग मैच्योर हड़प्पन फेज को ही रेफर कर रहे होते हैं। दैट मीन्स इस पीरियड को 2600 से 1900 BC के पीरियड को रेफर कर रहे होते हैं। एक मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, यहाँ पे आप देखो तो ये जो मैच्योर हड़प्पन साइट्स हैं, हालांकि इसमें बहुत सारे साइट्स का जिक्र नहीं है, बट फिर भी जितने भी साइट्स है वो आप देखो कितने डिस्पर्सली स्कैटर्ड है, मतलब दूर दूर तक छितरे हुए। इसका मतलब ये कि लोग अगर दूर दूर तक छितरे हुए रह रहे हैं, दैट मीन्स उनके पास इनफ मात्रा में टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट मौजूद है ताकि वो सर्वाइव कर पाए। ठीक है, जब हमारे पास किसी चीज़ की स्कार्सिटी होती है या किसी चीज़ का फेयर होता है तो हम लोग ग्रुप्स में सर्वाइव करते हैं, गुटों में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। और जब फेयर खत्म हो गया, जब हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई तो हम कहीं भी रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं ये वीडियो यहाँ इंडिया में बैठ के बना रहा हूँ, यही वीडियो मैं जापान में रह के भी बना सकता हूँ, यही वीडियो मैं यूरोप में रह के भी बना सकता हूँ। कारण क्या है कि एडवांसमेंट इतनी हो गई है, सिविलाइजेशन इतनी आगे बढ़ चुकी है। तो इसी कारण से आप देख रहे हो कि यहाँ पे लोग स्कैटर्ड है, लोग फैले हुए रह रहे हैं और एरिया बहुत बड़ा है। कल्चर और सिविलाइजेशन में एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि कल्चर बहुत छोटे एरिया तक सीमित होता है, सिविलाइजेशन बहुत बड़े एरिया तक रहता है। उसके बाद आता है हमारा लेट हड़प्पन फेज, जिसमें अगेन जो भी एडवांसमेंट मैच्योर हड़प्पन फेज में देखते हैं आप लोग, वो सारी चीज़ें खत्म होनी शुरू हुई एंड यहाँ से हड़प्पन सिविलाइजेशन के पतन की कहानी शुरू होती है। सो 1900 से 1500 BC लेट हड़प्पन फेज, जितनी भी चीज़ें हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने अचीव की थी सारी वो एक एक करके खोते जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट हड़प्पन साइट्स तो और भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, केवल और केवल आई थिंक वेस्ट यूपी, हरियाणा और इधर राजस्थान, गुजरात, दैट्स ऑल। थोड़ा बहुत कुछ पंजाब, कश्मीर और बाकी पाकिस्तान के तो सारे साइट्स ही वाइप्ड आउट हो चुके हैं। इसके पीछे क्या कारण था वो भी हम लोग जानेंगे। तो अभी हमने कल्चर की बात की, सिविलाइजेशन की बात की। एक सवाल यहाँ पे आपके सामने आता होगा कि सर अगर कल्चर सिविलाइजेशन की बात है तो हड़प्पा आखिर एक सिविलाइजेशन क्यों है, हम इसे एक सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्या केवल इसलिए सिविलाइजेशन है कि इसमें लोग बहुत डिस्पर्सली रह रहे थे?
ठीक है, ये बहुत फैले हुए रहने थे, और भी कोई कारण है? तो इस जवाब को मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर के अंत में, ताकि आप एक बार सारी चीज़ें पढ़ लेंगे ना तो आप खुद ही कंक्लूड कर लेंगे कि क्यों ये एक सिविलाइजेशन है, एक कल्चर नहीं है। मैच्योर हड़प्पन फेज, फिर अर्ली हड़प्पन और लेट हड़प्पन तो एक कल्चर ही है। लेट हड़प्पन तो आप कल्चर भी ना माने, वहाँ पे तो चीज़ें खत्म होती जा रही है। सो इस सवाल को स्किप करते हैं अभी के लिए और चलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बेसिक इन्फॉर्मेशन। सो कमिंग टू द ओवरव्यू ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमें इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि एक इंटरेस्ट डेवलप हो पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में केवल 3 ही चीज़ें पता है। एक तो ग्रेट बाथ जिनको वो स्विमिंग पूल मानते हैं, और एक स्तूपा जिनको वो बुद्धिज्म से रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर मानते हैं, और एक प्रीस्ट किंग की मूर्ति जो उनके लिए कोई पुजारी या कोई बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति है। तो इस सिविलाइजेशन का ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि एक इंटरेस्ट डेवलप हो पाए। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन से शुरुआत करें तो ये जो सिविलाइजेशन है इसकी शुरुआत जब हुई थी, खोजने की शुरुआत, ठीक है, डिस्कवरी की शुरुआत, तो पहला जो साइट डिस्कवर किया गया था वो था हड़प्पा, पाकिस्तान में। तो इसीलिए इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जितने भी साइट्स हैं मोस्टली इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, चाहे वो रावी हो, व्यास हो, सतलज हो, झेलम हो, इसके आसपास लोकेटेड थी। सो इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसका डेट पीरियड मैंने बता ही दिया, 2600 BC से 1900 BC तक। सबसे खास बात यह है कि ये अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन था। जैसे हम मेसोपोटामिया की बात करते हैं, इजिप्ट की बात करते हैं, चाइनीज एस्टेक सिविलाइजेशंस की बात करते हैं पुराने सभ्यताओं में, तो उनमें सबसे ज़्यादा नगरीकरण, सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। और कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये इन सब में सबसे पुराना भी है, तो ये कितना खास है पढ़ने के लिए आप समझ सकते हैं। इसके बाद ज्योग्राफी की बात करें कि भाई कहाँ कहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था, तो जो कोर एरियाज़ है उसमें पंजाब आता है, पाकिस्तानी पंजाब भी, हिंदुस्तानी पंजाब भी, राजस्थान आता है, हरियाणा आता है, गुजरात आता है, कश्मीर आता है, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के इलाके आते हैं, बलूचिस्तान के भी इलाके आते हैं, और अफगानिस्तान में शॉर्टू गई तो एक बहुत फेमस साइट है ही है। हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में पता कैसे चलता है उसको जानेंगे। पहले आप मैप देख लें, ये आप कुछ देख सकते हैं, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का कोर एरिया है। दिस इज बेसिकली द कोर एरिया ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस तरीके का शेप ये बनाता है, तो आप देख सकते हैं इसमें कितने इलाके आते हैं। सो इट वॉज वेरी वाइडली स्कैटर्ड, आई वुड से। मेजर सोर्सेज जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए, इसको जब आप देखेंगे तो यू विल बी वेरी मच अमेज्ड। सबसे पहला सोर्स है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, जो इमारतों के अवशेष बच गए उनसे में जो चीज़ें पता चलती है वो। फिर कब्रों को एनालाइज करके जो चीज़ें पता चलती है, टेराकोटा टॉयज और पोट्री को एनालाइज करके जो चीज़ें पता चलती है, ज्वेलरी, बीड्स, अनाजों के अवशेष को पता करके, देख के, एनालाइज करके, सील्स को एनालाइज करके, इन सब से जो भी चीज़ें पता चलती है उन्हीं से अभी तक हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला है। अब आप कहोगे कि सर जब हमने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा था तो हमें पता चला था कि वहाँ पे बहुत सारे टैबलेट्स मिले थे जिनमें यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करा गया था और अलग अलग चीज़ें लिखी गई थी। तो उनसे हमें गिलगमेश के बारे में पता चला, उनसे हमें बहुत चीज़ें पता चली थी, उरुक के बारे में पता चला, ऊर के बारे में पता चला, बेबीलोन के बारे में पता चला। तो क्या ऐसे टैबलेट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं लिखे गए थे? ऐसे टैबलेट्स यहाँ पे ज़रूर लिखे गए थे, बट दिक्कत ये कि वो जो स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है वो बहुत ही एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट है, इसको अभी तक कोई भी नहीं समझ पाया है। इसीलिए हमारे पास इस सिविलाइजेशन को लेके बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है जो कि इन सब सोर्सेज से आती है। अगर हमने स्क्रिप्ट एक बार डिसाइफर कर ली तो फिर हमें इसके बारे में अनगिनत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में टैबलेट्स ऐसे ही म्यूजियम में पड़े हुए हैं अभी तक, क्योंकि किसी ने डिसाइफर किया नहीं। सो दीज आर द मेजर सोर्सेज। आई होप कि किसी को आप में से इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इंटरेस्ट जगेगा एंड दे विल गेट टू डिस्कवर द डिसाइफर द हड़प्पन स्क्रिप्ट। कुछ फेमस सेंटर्स की बात करें जिनका जिक्र थ्रू आउट द चैप्टर आप देखने वाले हैं। पहला हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदरो, ये तीनों पाकिस्तान में लोकेटेड है। इसके अलावा गनवेरी वाला, बालाकोट, ये भी पाकिस्तान में लोकेटेड है, इसका भी जिक्र आपके सामने होगा। इंडिया के बहुत सारे साइट्स फेमस हैं, ढोलावीरा, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी इज कंसिडर टू बी द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट। पहले ये मोहनजोदड़ो के पास ये टैग था, अभी राखीगढ़ी के पास ऑफिशियली आ चुका है शायद। लोथल, कालीबंगर, बनावली, नागेश्वर, ये सब इंडिया की फेमस साइट है। अफगानिस्तान की बात करें तो शॉर्तुगई एक बहुत फेमस साइट था, ये 2 कारणों से फेमस था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और कौन किन कारणों से फेमस था वो आप याद रखिएगा, और कौन किस देश में लोकेटेड था वो भी याद रखिएगा मैप के लिए। हालांकि मैप के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी पिछले सेशन में, तो आप जस्ट अगर सर्च करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री मैप ब्लेड रनर तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी, वहाँ से आपके मैप की जो पूरी की पूरी तैयारी है वो हो जाएगी। कमिंग टू द सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी की, आखिर इतने सारे लोग जो अफगानिस्तान से लेके साउथ पाकिस्तान तक रह रहे हैं, वेस्ट पाकिस्तान से लेके हरियाणा तक रह रहे हैं, और आंकड़ों के अनुसार एविडेंसेस जो मिले उसके अनुसार ये कहा जाता है कि 50 लाख के करीब की आबादी हड़प्पा सभ्यता में एग्जिस्ट करती थी। तो आखिर ये गुजर बसर करते कैसे थे? तो 2 माध्यम थे गुजर बसर करने के। पहला एग्रीकल्चर, खेती करते थे, उसमें अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगाते थे, चाहे वो वीट हो गया, बार्ली हो गया, लेंटिल हो गया, सैम हो गया, जो मटर हो गया वो हो गया। राइस के भी एविडेंस मिले, बट ये बहुत रेयर है, तो इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आप एग्रीकल्चर सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आंसर लिखेंगे, तो बताना कि राइस के एविडेंस बहुत रेयरली मिले।
मिलेट्स के एविडेंस एक जगह से मिले, गुजरात से मिले, ठीक है। तो आपको ना जब भी आप किसी चीज़ की दलील देते हो कि हड़प्पन्स ये खाते थे, हड़प्पन्स ऐसे रहते थे, तो आपको एविडेंस भी देना पड़ता है, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड नहीं है, ठीक है। इसको आपको एविडेंस बेस्ड करना पड़ेगा। जैसे फैक्ट है कि भाई पृथ्वी जो है सूरज के आसपास घूमती है, रिवॉल्व करती है अपनी एक्सिस पे, ये सब फैक्ट है, बट ये फैक्ट नहीं है, आपको इसके लिए एविडेंस देना पड़ता है, क्योंकि ये सब अभी डिस्कवर हो ही रही है। एविडेंसेस क्या क्या है कि भाई एग्रीकल्चर करते थे या नहीं करते थे। तो सबसे पहले हमने ज़मीनों के अंदर से जले हुए अनाजों का विशेष प्राप्त किए, जिसको आर्कियोबॉटनिस्ट, जो कि आर्कियोलॉजी में भी माहिर होते हैं, बॉटनी में भी माहिर होते हैं, उन्होंने एनालाइज किया, तो पता चला कि इसका ये लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। उसके अलावा हमें जुते हुए खेतों के भी साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये अनाज जो है ये यहाँ पे प्रोड्यूस होते थे, यहाँ पे खेती की जाती थी। मिलेट के एविडेंस कहाँ से मिले? गुजरात से मिले। अगेन ये एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने स्पेसिफाई करके यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मीडियम ऑफ सब्सिस्टेंस, पेस्टोरलिज्म। जानवरों को ये पालते भी थे और जानवरों को कंज्यूम भी करते थे। तो डोमेस्टिकेशन के लिए कुछ जानवर इस्तेमाल में लाए जाते थे, गोट, शिप, बुफेलो, पिग। कुछ जानवर कंजम्पशन के लिए काम में लाए जाते थे, जैसे जंगली सुअर हो गया, डियर हो गया, घड़ियाल हो गया। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे पता चला कि ये जो जानवर हैं वो डोमेस्टिकेशन के लिए काम में आते हैं और ये जो जानवर हैं कंजम्पशन के लिए काम में आते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो हुआ क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के घरों से हमें ना इन सारे जानवरों की हड्डियाँ मिली है। कहीं घरों के चौखट से मिल गई, कहीं घरों के किसी रूम से मिल गई है। तो आप खुद ही बताओ कि किसी के घर से अगर घड़ियाल की हड्डी मिलती है तो क्या ये मानेंगे कि वो घड़ियाल पालता था? ये दुबई के शेख थोड़ी है कि घड़ियाल पालेंगे या शेर पालेंगे। अगर घड़ियाल की हड्डी मिल रही है, जंगली सूअर की हड्डी मिल रही है, जिनसे कोई भी डोमेस्टिकेशन का लाभ नहीं उठाया जा सकता है केवल सरदर्दी के अलावा, तो इसको ये लोग क्या करते होंगे? पालते तो होंगे नहीं, खाते ही होंगे। सो इसीलिए हमने पता किया कि अच्छा अगर इनकी हड्डियाँ मिल रही तो ये प्रोबेबली दे वर यूज्ड, नॉट प्रोबेबली, सर्टेनली दे वर यूज्ड फॉर कंजप्शन पर्पसेस। सो दीज टू वेर द सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी। अगर एग्रीकल्चर की बात करें, और हमने ये बात की कि ये सिविलाइजेशन बहुत एडवांस था, बहुत टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट किए थे इन्होंने। तो एग्रीकल्चर में कैसे ये लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे? क्या प्रिमिटिव एग्रीकल्चर ही करते थे? ये कुछ इनकी अपनी खास टेक्नोलॉजी भी थी, उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बात करें तो प्लू एग्रीकल्चर वॉज ए पेकुलर फीचर, वॉज ए यूनिक फीचर। हल से खेती होती थी। अब आप कहोगे कि सर हल से खेती होना, इसमें कौन सी खास बात है? सारे जगहों पे तो हल से ही खेती होती है। तो आज से 5000-6000 साल पहले सारे जगहों पे प्लू एग्रीकल्चर नहीं होती थी। इवन इंडिया में भी जब वैदिक सिविलाइजेशन का अंत होता है, महाजनपद का इरा आता है, तभी प्लू खेती जो है वो पूरे पैन इंडिया में डेवलप हो पाई। उससे पहले लोग अलग अलग टाइप की खेती करते थे, और प्लू एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा आउटपुट मिलता है। और हमें एविडेंस ही मिला है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग प्लू एग्रीकल्चर करते थे। एविडेंस किस तरीके से मिला है? सबसे पहले फरोर फील्ड, मतलब ये जो क्यारियाँ बनाई जाती है ना हलों के द्वारा जोते हुए, तो इसके एविडेंस हमें कालीबंगन में मिले हैं। फिर हमें टेराकोटा प्लू भी मिला है, एक मिट्टी का खिलौना मिला है जो हल के शेप का है। तो अगर हल के शेप का खिलौना है, मतलब हल मार्केट में बिकता था, हल उनके द्वारा यूज़ किया जाता था, तभी तो खिलौना बनाया जाता है। जैसे अभी बंदूकों का खिलौना बनाते हैं, तो बंदूक एक्चुअल में यूज़ किए जाते हैं, तभी तो खिलौना बनाते हैं ना। इसके अलावा हमें बुल्स के भी टेराकोटा मॉडल मिले हैं, बैलों के। तो ये कहा जाता है कि शायद ये जो प्लोइंग होती होगी, खेत जोतते होंगे, तो वो इंसान अपने कंधे पे लेके नहीं, जैसे अभी बैलों के कंधे पे रख के जोता जाता है, वैसे उस ज़माने में भी होता होगा शायद। प्लो एग्रीकल्चर के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी की बात करें तो इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इस फैक्ट को कंसिडर जब आप करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लगभग सारे ही साइट्स ऐसे रीजन में लोकेटेड है जहाँ पे बहुत बारिश नहीं होती है, वहाँ पे इरिगेशन की जो फैसिलिटी है ना बड़ी क्रूशियल हो जाती है। कि जब आपके पास बारिश प्रॉपर नहीं हो रही, जैसे यूपी बिहार में, साउथ इंडिया में प्रॉपर बारिश होती है, बंगाल में प्रॉपर बारिश होती है, बट पंजाब में नहीं होगी, कश्मीर साइड में नहीं होगी, सिंध साइड में नहीं होगी, वो तो ऑलरेडी रेगिस्तान है। तो वहाँ पे इरिगेशन कैसे ये लोग करते थे? तो इरिगेशन के लिए बारिश पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहते थे। दिस इज वेयर द एडवांसमेंट कम्स, यहीं पे ये एडवांसमेंट करते हैं। इन्होंने कैनाल्स बनवाए, ठीक है, जिनको नदियों से कनेक्ट किया। इन्होंने रिजर्वॉयर्स बनवाए, जिनको खेतों से कनेक्ट करके खेतों में पानी पहुँचवाते थे। इसके एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? तो शॉर्ट हो गई, जिसके बारे में मैंने बताया था, अफगानिस्तान में एक साइट लोकेटेड है, यहाँ पे हमें कैनाल्स के अवशेष मिले। और ढोलावेरा जो कि गुजरात में एक साइट है, वहाँ पे हमें रिजर्वॉयर मिला, एक वाटर रिजर्वॉयर बहुत बड़ा, जो कि इतना डीप है कि शायद इसका नहाने के लिए तो इस्तेमाल करते नहीं होंगे, बल्कि खेतों में सिंचाई के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। शॉर्टवे के अलावा भी और कई जगह कैनाल्स बनाए गए होंगे, बट चूंकि कैनाल्स मिट्टी से बनाए जाते हैं जो कि इरोडेबल है, तो समय के साथ साथ हो सकता है कि कैनाल्स के जो अवशेष है वो खत्म हो गए होंगे। ऐसा नहीं कि शॉर्टवे में ही केवल कैनाल बनते हो, क्योंकि मैंने कहा ना कि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो आपको अदर सोर्सेज पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। सो दीज वेयर द एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। आप हमेशा ना आंसर जब लिखेंगे तो इस तरीके के फ्लो चार्ट का इस्तेमाल आप करना। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में बेसिकली 2 सेक्शन है। बेसिकली दे हैव टू मीडियम ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, एक तो प्लो एग्रीकल्चर एंड देन इरिगेशन। तो उसके बाद आप पॉइंट वाइज आंसर से लिख सकते हो। हाईलाइट भी जैसे मैंने किया, आप हाईलाइट भी कर सकते हो, इसके लिए आप अंडरलाइन कर सकते हो, या कई लोग कहते हैं आप हाईलाइटर लेके चले जाओ, वो भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
कमिंग टू द नेक्स्ट MCQ, अब हमने एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी और सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी पढ़ ली है, तो कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा क्रॉप हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा नहीं उगाया जाता था, मक्का, राइस, व्हीट या बार्ली। सही जवाब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला सवाल, वेयर द एविडेंस ऑफ रिजर्वायर, ये जो रिजर्वायर हमने देखा है इसका एविडेंस कहाँ मिला था, कालीबंगन में, धोलावीरा में, बरावली में या लोथल में। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना। आप ऐसे बता सकते हैं 4 का A, 4 का B, 4 का C, 4 का D करके, या 3 का A, 3 का B। हमेशा क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल पाए कि आपने आखिर क्या कहा है, और अगर आंसर का नाम लिख देंगे तो और बेहतर है। आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी से। अब बात करते हैं टाउन प्लानिंग के ऊपर, शहरों के ऊपर, जो कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे खास फीचर्स में से एक है। और अगर टाउन प्लानिंग की बात करते तो सबसे पहले हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करेंगे। मोहनजोदड़ो जो है वो खास इसलिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वेल नोन हड़प्पन साइट है। हड़प्पन जितने भी साइट्स हमने अभी तक देखी उसमें सबसे ज़्यादा हमें मोहनजोदड़ो के बारे में ही पता चला है। और जितनी भी टाउन प्लानिंग की चीज़ें हैं, ड्रेनेज सिस्टम की चीज़ें हैं, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है, वो सब हमें मोहनजोदड़ो के इमारतों को एनालाइज करके ही पता चलता है। सो मोहनजोदड़ो इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन हड़प्पन साइट एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट। इसकी जो साइज़ है, एरिया है, वो आपके NCERT में 12th क्लास के NCERT में 125 हेक्टेयर बताया गया है। 11th क्लास के NCERT में 250 हेक्टेयर बताया गया। और बहुत जगहों पे अन्य सोर्सेज पे भी मैंने देखा तो 250 हेक्टेयर ही है। बहरहाल ये तो उनके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन का मामला है। आप अगर बात करें मोहनजोदड़ो शहर की तो देख सकते हैं ये एक 3D डायग्राम है। शहर 2 हिस्सों में बटा होता था और शहर जो है आप बगल से देख सकते हैं तो इंडस रिवर जा रही है उससे कनेक्टेड था। तो मोहनजोदड़ो इंडस रिवर के किनारे लोकेटेड था। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ MCQ जो उससे वो आपसे पूछ सकते हैं MCQ CUT के तौर पे। सो इस तरीके से हमें मोहनजोदड़ो शहर का एक ब्रीफिंग मिल गया है। अब मोहनजोदड़ो शहर के टाउन प्लानिंग की बात करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि शहर जो है वो 2 हिस्सों में विभाजित था, एक तो लोअर टाउन और एक अपर टाउन। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं ये जो नीचे का इलाका है जिसकी ऊंचाई कम है ये लोअर टाउन है, और ये जो इलाका आप देख रहे हैं जो एरिया में छोटा है बट ऊंचाई ज़्यादा है, ज़्यादा ऊंचे टीले पे मौजूद है, ये अपर टाउन था जिसे सिटाडल भी कहते थे, गढ़। तो लोअर टाउन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। लोअर टाउन जो है वो हाइट में लोअर था, इसको बहुत ऊंचे टीले पे नहीं बनाया गया था बट इसमें एरिया ज़्यादा था। आप देख सकते हैं लोअर टाउन ज़्यादा बड़ा है और इसको चारों तरफ से चारदीवारी से प्रोटेक्ट भी किया गया था ताकि इन्वेडर्स वगैरह से बचाया जा सके। इसमें हालांकि कुछ कुछ बिल्डिंग्स जो है वो एक खासी ऊंचाई पे बनाई जरूर गई थी। सेवरल बिल्डिंग्स वेर बिल्ट ऑन मड विद प्लेटफॉर्म, मतलब एक ऊंचे टीले पे बनाई गई थी, बट हर एक बिल्डिंग नहीं बनाई गई थी। बाकी जितनी भी बिल्डिंग थी वो जमीनी सतहों से जुड़ी हुई ही होती थी। और लोअर टाउन जो है वो फिजिकली सेपरेटेड था सिटाडल से। आप देख सकते हैं इसकी भी सिटाडल की भी अलग दीवार है। ऐसा नहीं है कि सिटाडल और लोअर टाउन की एक ही दीवार है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में सिटाडल की भी अपनी एक दीवार है। तो सिटाडल और लोअर टाउन आपस में कनेक्टेड नहीं थे। इसका क्या कारण था वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर लोअर टाउन की बात करें तो इसको जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था, चाहे वो लोगों के रहने के लिए हो, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए हो, ट्रेड, व्यापार, मार्केट वगैरह सारी चीज़ें इसी में लोकेटेड थी। अपर टाउन की बात करें, सिटाडल की बात करें, आखिर इसमें क्या खास बात थी कि इसको इतना वॉल्ड ऑफ करके रखा गया था, सेपरेट करके रखा गया था, तो उसको जान लेते हैं। सिटाडल का एरिया कम था बट उसकी ऊंचाई ज़्यादा थी। इसको भी वॉल्ड एंड प्रोटेक्टेड चारों तरफ से आप देख सकते हैं। इवन लोअर टाउन की तरफ से भी इसकी चारदीवारी बनाई गई है। लोअर टाउन में ऑलरेडी चारदीवारी एग्जिस्ट करती है बट फिर भी इनको सेपरेट किया गया है इसको लोअर टाउन से। कारण ये है कि लोअर टाउन में जितने भी नॉर्मल लोग हैं वो रहते थे और सिटाडल जो अपर टाउन था उसमें स्पेसिफिक चीज़ें होती थी, सेरेमोनियल चीज़ें होती थी। कई इतिहासकारों का ये मत है कि शायद यहाँ पे राजा रानी रहते होंगे, जो रूलर्स है वो रहते होंगे, इसीलिए ऐसा किया गया। सो जो पूरा का पूरा सिटाडल का एरिया देखते हैं वो एक मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बनाया गया। पहले एक ऊंचा टीला मिट्टी का बनाया गया, उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाई गई, ठीक है। और जो फेमस कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो वेयर हाउस है, आपने देखा होगा, 2 तरफ से सीढ़ी है, इसमें पानी डाला जाता था और स्पेशल ओकेजन्स पे इसमें लोग नहाते थे। इसमें छोटे छोटे बाथरूम्स भी दोनों तरफ से बने हुए हैं। इसमें एक पिलर्ड हॉल भी है जिसके बारे में कहा गया कि शायद ये राजा का दरबार होगा या उसका कोर्ट होगा। इसमें एक वेयर हाउस भी है जो माना गया है कि यहाँ पे शायद अनाज ये लोग स्टोर करते होंगे। वेयर हाउस वो स्तूपा वाला एरिया नहीं है, स्तूपा वाला एरिया तो बहुत बाद में बनाया गया, वो मोहनजोदड़ो के समय का नहीं है। जो आप स्तूप देखते हैं ना फोटो में मोहनजोदड़ो के, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड का नहीं है, वो बहुत बाद में बनाया गया, उसको आप वेयर हाउस ना माने। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सिटाडल। सिटाडल और लोअर टाउन में सबसे बड़ा फर्क ये है कि लोअर टाउन में जितनी भी यूजुअल एक्टिविटीज़ थी, नॉर्मल एक्टिविटीज़ वो होती थी, और मोहनजोदड़ो वॉज यूज फॉर सेरेमोनियल पर्पसेस या शायद इसे गवर्नेंस पर्पसेस के लिए या रॉयल पर्पसेस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। सिटाडल और लोअर टाउन को पढ़ने के बाद हम बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की। चाहे वो सिटाडल की बात करें या लोअर टाउन की बात करें, जो जल निकासी प्रणाली थी वो बहुत एफिशिएंट थी थ्रू आउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। न केवल मोहनजोदड़ो में बल्कि छोटे छोटे सेटलमेंट जैसे धोलावीरा, नागेश्वर, बनावली, इन जगहों पे भी नालियों का तंत्र बहुत अच्छे से फैला हुआ था और बहुत इफिशिएंट था। ये इतना एफिशिएंट था कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ ना, तो अभी 2023 में पाकिस्तान में बाढ़ आया हुआ था।
तो उसमें क्या हुआ, सबको ऐसा लगने लगा और बहुत भीषण बाढ़ आया था, पूरा का पूरा बलूचिस्तान तबाह हो गया, सिंध तबाह हो गया। और सबको लगने लगा था, बहुत सारे जो यूनेस्को के भी एक्सपर्ट्स थे वो बता रहे थे कि बाढ़ में इतना ज़्यादा फ्लो है, पानी में करंट इतना ज़्यादा है कि जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे पुराने स्ट्रक्चर से टकराएगा, उनके पुरानी इमारतों से टकराएगा तो उनको वो ख़त्म कर सकता है। बट हुआ क्या कि वो उनसे टकराया बट तुरंत निकल भी गया, क्योंकि इतने अच्छे से नाली तंत्र बनाया गया था कि पानी रुका ही नहीं, पानी आया और चला गया। तो ये जो व्यवस्था जो आज से 2600 आज से 4000-5000 साल पहले बनाई गई थी, वो आज भी इतनी इफिशिएंट है कि इस लेवल के बाढ़ को, जिसको आज के मॉडर्न डेवलपमेंट कंटेन नहीं कर पाया, इसने कंटेन कर लिया, इसने रेजिस्ट कर लिया। सो दिस वाज अ फीचर, दिस वाज अ स्पेशलिटी ऑफ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ड्रेनेज सिस्टम के इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो रोड थे ना, उनके ठीक सटे हुए नालियाँ बनाई जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, ये रोड बनाया, इसके ठीक पैरेलल नाली बना दी, और पहले रोड बनाए जाते थे, फिर नालियाँ बनाए, फिर नाली और फिर घर, रोड और नाली एक साथ बना लिया और फिर घर बनाया। क्योंकि अगर हमने रोड ये बनाया और ये नाली बना ली, ठीक है, तो और रोड सारे ग्रिड पैटर्न पे बनाए जाते थे। फॉर एग्जांपल, आप अगर ये रोड देखो तो इधर से भी एक रोड आ रहा होगा और इधर से भी एक रोड आ रहा होगा, तो सारे रोड जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। और रोड मतलब आप समझ लो कि पैरेलल इनके नाली भी है। तो अब देखो, कोई एक घर है ना, तो हमेशा दो तरफ से या एटलीस्ट एक तरफ से तो नालियों से कनेक्टेड रहता ही था, स्ट्रीम ड्रेन से कनेक्टेड रहता ही था। आप देख सकते हो ये घर का स्ट्रक्चर है और ये घर की एक छोटी सी नाली है जो कि शायद उसके किचन या बाथरूम से कनेक्टेड होगी, वो इधर मेन स्ट्रीट के ड्रेन से कनेक्टेड है। ठीक है, आप देखो रोड के पैरेलल स्ट्रीट ड्रेन बनाया गया और इसके थ्रू घर के अपशिष्ट पदार्थों को डिस्पोज किया जा रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब घर इस तरीके से बनाया जाए कि वो नालियों से जुड़े रहें, और वो तब पॉसिबल है जब रोड और नाली पहले बनाया जाए फिर घर बनाया जाए। हम लोग तो पहले घर बनाते हैं अपने अपने हिसाब से, फिर उसमें से छोटे छोटे पतले रोड निकालते हैं, नालियाँ तो फिर सरकार को बनाना है। सो इट इज़ लाइकली दैट ड्रेन्स एंड रोड वेयर मेड प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। ग्रिड पैटर्न का मतलब आप समझ गए कि जो रोड्स और नालियाँ थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती थी, इसीलिए बहुत सारे घरों की जो दीवार है वो दो तरफ से रोड और नालियों से लगे होते थे। अगर दो तरफ से नहीं तो एक तरफ से तो नालियों से लगे होते ही थे, ठीक है, ताकि उनका जो अपशिष्ट पदार्थ है वो अच्छे से डिस्पोज हो सके। इसके अलावा जितने भी घर थे, दे वर कनेक्टेड टू द स्ट्रीम ड्रेन्स एंड फ्रॉम दियर जो उनकी जो नाली थी उससे वो स्ट्रीम ड्रेन्स के थ्रू कनेक्टेड होते थे। नालियों को एक लूज कवरिंग्स के जरिए छोटी सी ईंट डाल दिया, कच्ची ईंट डाल दिया, कभी कभी लाइमस्टोन चूना पत्थर का एक स्लैब बना के डाल दिया। इस कवरिंग को डालने के पीछे के दो मकसद होते थे, एक कि भाई इससे बदबू न बाहर आ सके, और कवरिंग लूज इसलिए डाली जाती थी, इसको मैसर इसलिए नहीं किया जाता था, इसको प्लेन इसलिए नहीं बनाया जाता था, इसको जोड़ इसलिए नहीं दिया जाता था कि इसको हमें बार बार निकालना पड़ेगा। कवरिंग्स को उठाएंगे और फिर नालियों की सफाई कर देंगे। सो इट वॉज ये लूज कवरिंग्स इसलिए अप्लाई की जाती थी ताकि क्लीनिंग पर्पसेस के लिए आगे हम इसे आराम से हटा के साफ कर सके। सो दिस मच एफिशिएंट वाज द ड्रेनेज सिस्टम। इससे बहुत सवाल आते हैं, लेट मी टेल यू, अभी तक आपने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, ड्रेनेज सिस्टम। इस टाउन प्लानिंग से रिलेटेड दो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ड्रेनेज सिस्टम और एक डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। तो ड्रेनेज सिस्टम आप पढ़ ही चुके हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कि भाई आखिर घरों का जो आर्किटेक्चर था वो कैसा था, उसमें क्या खासियत देखने को मिलती है। तो आप सबसे पहले घरों के आर्किटेक्चर को देखिए, एक 3D डायग्राम हमने बनाया। सबसे पहले तो घर जो बनाए जाते थे वो लो टाउन में बनाए जाते थे, अपर टाउन में नहीं, लोअर टाउन में। और ये सारी चीज़ें आपको अपने आंसर्स में मेंशन करनी है, एक पॉइंट आपको अपने आंसर्स में मेंशन करना। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वर लोकेटेड इन द लोअर टाउन। हाउसेस के जो मेन कंपोनेंट्स है उसमें कल्टीयार्ड आता था, यहाँ पे आप देख सकते हैं आंगन है, किचन आता था, बाथरूम आता था। किचन और बाथरूम हमेशा नालियों से कनेक्टेड होते थे। स्टेयर केसेस, कई जगहों पे हमें सीढ़ियाँ भी मिली है, इसका मतलब ये है कि घर जो है वो बहुमंजिला भी होते थे, 2 मंजिला 3 मंजिला भी होते थे। कुएँ भी बहुत सारे मिले हैं, तो कुएँ जो मिले हैं उनको देखा गया कि अक्सर वो एंट्रांस के पास कनेक्टेड है, मतलब मेन गेट के पास लगाए जाते थे ताकि आसपास के लोग अगर गुजर रहा है तो वो भी उस कुएँ से पानी पी के प्यास बुझा सके। कर्टयार्ड वॉज यूज फॉर कॉमन एक्टिविटीज़, जो आंगन था वो कॉमन एक्टिविटीज़ जैसे सब्जी काटना, खाना बनाना, बुनाई करना, इन सब के लिए यूज़ किया जाता था। और आप देखेंगे तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग बड़े प्राइवेसी को लेके भी कंसर्न रहते थे। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जो कर्टयार्ड था जिसमें महिलाएं अक्सर अपनी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ है वो करती थी, वो कभी भी मेन एंट्रांस से कनेक्टेड नहीं होता। आप देखें यहाँ पे मेन एंट्रांस और ये कर्टयार्ड है, ये इसलिए ताकि उनकी प्राइवेसी बरकरार रहे। और ग्राउंड फ्लोर पे जो रोड से लगते थे दीवार, उनमें कभी खिड़कियाँ नहीं बनाई जाती थी। अमूमन ग्राउंड फ्लोर पे खिड़कियाँ होती ही नहीं थी, और अगर होती भी थी तो ऐसे दीवारों में होती थी जो रोड से नहीं लगते थे, जो सड़कों से नहीं लगते थे। और फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है तो सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे फिर वो खिड़कियाँ बनाते थे। तो दिस वॉज बेसिकली द कंसर्न फॉर प्राइवेसी। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का बहुत अहम फीचर है प्राइवेसी को लेकर कंसर्न, इसको आप अपने आंसर में जरूर मेंशन करेंगे। अब हमने टाउन प्लानिंग के तहत मोहनजोदड़ो शहर को देख लिया, ड्रेनेज सिस्टम को देख लिया एंड डोमेस्टिक आर्किटेक्चर को भी देख लिया। तो अब टाउन प्लानिंग के जितने भी बेसिक फीचर्स हैं उनको एक बार समराइज कर लेते हैं, ताकि एक आंसर को आप जब भी आप बड़ा आंसर लिखेंगे 8 मार्कर या 6 मार्कर, तो उसको आपको समराइज करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए आप इन फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहला,
ड्रेनेज सिस्टम बहुत एफिशिएंट था। और एक चीज़ जो मैंने नहीं बताई थी कि जितने भी ब्रिक्स आप देखोगे, ईंट जो यूज़ की जाते थे, अच्छा ईंट कच्ची ईंट भी होती थी, पक्की ईंटें भी होती थी। तो ईंटों का जो डायमेंशन था ना, वो हमेशा 1:2:4 के रेशियो में होता था, फॉर एग्जाम्पल। और ये रेशियो उसके हाइट, ब्रेथ और लेंथ का है। अगर हाइट 2 मीटर की है तो ब्रेथ 4 मीटर होगा और लेंथ 8 मीटर होगा। ये मीटर अलग हो सकते हैं, मेजरमेंट अलग हो सकता है, बट डायमेंशन का रेशियो एक ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने हाइट रखी है 4 मीटर की तो ब्रेथ हम 8 मीटर की रखेंगे, लेंथ हम 16 मीटर की रखेंगे। ये डायमेंशंस 4, 8, 16 हो सकते हैं, 2, 4, 8 हो सकते हैं, बट इनका जो रेशियो है वो हमेशा 1:2:4 ही रहेगा। तो ये चीज़ आपको थ्रू आउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। चाहे आप शॉर्ट टू वेक ईंटों को एनालाइज करो, वहाँ पे भी ये स्टैंडर्डाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप हड़प्पा की ईंटों को एनालाइज करो, मोहनजोदड़ो की ईंटों को एनालाइज करो, वहाँ पे भी ये मानक पैरामीटर जो है वो आप देखोगे कि फॉलो किया जा रहा है। सो दिस इज स्पेशल थिंग। यहाँ पे कच्ची ईंट भी यूज़ करते थे, पक्की ईंटें भी यूज़ करते थे, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे। लोअर टाउन और अपर टाउन हमेशा जो है वो सेपरेटेड होते थे। बहुत सारे केसेस में नहीं भी होते थे, जैसे छोटे जो सेटलमेंट है वहाँ पर नहीं सेपरेट किया जाता था, बट बड़े सेटलमेंट्स में दैट वाज बेसिकली द सर्टेन थिंग, ये होता ही होता था। फिर लार्ज स्केल बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जैसे वेयर हाउस हो गया या ग्रेट बाथ हो गया या बड़े बड़े रिजर्वायर हो गए। इन सबको बनाना आसान काम नहीं है, और इसीलिए वो कहते हैं ना कि ये सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन था, क्योंकि इसमें एडवांसमेंट हुआ, बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई गई। ठीक है, सो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग। आप अगर टाउन प्लानिंग से रिलेटेड सवाल आता है तो ड्रेनेज सिस्टम को बताएंगे, टाउन्स के सेपरेशन के बारे में चर्चा करेंगे, एंड डोमेस्टिक आर्किटेक्चर को बताएंगे, और फिर लास्ट में आप किस तरीके से चीज़ों को समराइज कर सकते हैं। अब जब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग को पढ़ ही लिया है तो कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लेते हैं। पांचवा एमसीक्यू हमारे पास ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर वाज नॉट द पार्ट ऑफ सिटाडेल ऑफ मोहनजोदड़ो। पहला वेयर हाउस, दूसरा ग्रेट बाथ, तीसरा मार्केट स्क्वायर, ये चौथा नन ऑफ द अबव। अगला एमसीक्यू आपको अगेन जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द नॉर्दर्न मोस्ट हड़प्पन साइट, जो सबसे उत्तरी हड़प्पन साइट था वो कहाँ पे था? मांडा में, चरहुद्रो में, राखीगढ़ी में, शोरतुगे में। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेच्योर हड़प्पन साइट्स जितने भी थे उनके मैप को देखो, और इवन ये भी देखो कि सबसे ऊपर का इलाका कौन सा था, कहाँ तक हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने चरम पे ऊपरी तरफ, उत्तरी तरफ फैली हुई थी, वो साइट का नाम बताओ। इन चारों में से एक साइट है वो, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं कि ये जो 50 लाख लोग अफगानिस्तान से लेके गुजरात तक, वेस्ट पाकिस्तान, बलूचिस्तान से लेके हरियाणा तक रह रहे थे, क्या ये सारे लोग सेम थे? क्या पूरे हड़प्पन रीजन में, हड़प्पन रीजन मतलब पूरे सिविलाइजेशन में इक्वालिटी थी? क्या इक्वल सोसाइटी थी? अगर नहीं तो किस तरीके से सोशल डिफरेंसेस थे, उसको एक बार देख लेते हैं। तो जहाँ तक सोशल डिफरेंसेस की बात है तो प्राइमरीली हमारे पास दो तरीके होते हैं सोशल डिफरेंसेस ट्रैक करने की इन एंशिएंट सिविलाइजेशन में। एक तो होता है कि हम उनकी कब्रों को देखें। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने इजिप्शियन सिविलाइजेशन को पढ़ा था, या आपने सुना होगा कि वहाँ पे ना बड़े बड़े पिरामिड बनाए जाते थे, उसके अंदर लोगों को दफनाया जाता था। तो पिरामिड के साइज के हिसाब से पता चलता था कि ओके कौन आदमी ज़्यादा अमीर था, किसकी महत्वता ज़्यादा थी। इवन कब्रों के पास कई बार उनके नौकरों को भी दफनाया जाता था, उनके आसपास आभूषणों को, ज्वेलरीज, धन दौलत दफनाए जाते थे। तो इससे पता चलता था कि ओके ये आदमी के पास ज़्यादा दौलत थी, इसके पास उतनी दौलत नहीं थी, ये आदमी इसका नौकर था, इसका खादिम था। एक तरीका होता है ये। अगर हमें कपड़ों से कुछ नहीं मिला तो दूसरा तरीका होता है ऑब्जेक्ट्स एनालाइज करें कि भाई कहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटे से शहर से आता हूँ, उस छोटे शहर में स्पोर्ट्स कार किसी के पास नहीं है, तो कल को बड़ी सिविलाइजेशन तबाह हो जाएगी और फिर एक नई सिविलाइजेशन आबाद होगी, और फिर आर्कियोलॉजिस्ट उसमें आके रिसर्च करना चाहेंगे, तो मेरे शहर में वो पाएंगे कि मामूली सी छोटी मोटी जो मिडिल क्लास गाड़ियाँ होती है 4-5-6 लाख की, वो चलती थी। और दिल्ली जैसे शहर में या हैदराबाद जैसे शहर में बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कार चलती है, लैंड क्रूजर्स चलते हैं। तो ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स के एनालिसिस से भी पता चलता है क्योंकि यहाँ पे ये कार चलती थी, इसीलिए यहाँ पे शायद अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास रहता होगा। हाँ, सो दीज आर द टैक्टिक्स टू ट्रेस द सोशल डिफरेंसेस। हम लोग शुरू करेंगे बरियल्स के एनालिसिस से। तो जैसा हमने इजिप्शियन सिविलाइजेशन के केस में देखा था कि बड़े बड़े पिरामिड बनाए जाते थे और उसके अंदर लोगों को दफनाया जाता था, ऐसा कुछ हड़प्पन ग्रेव्स में हमें देखने को नहीं मिलता है। ग्रेव्स बहुत कॉमन थे, बहुत नॉर्मल थे। ठीक है, जैसे गड्ढा होता था उसमें दफना दिया जाता था, कई बार गड्ढों को ईंटों के जरिए एक चारदीवारी बना दी जाती थी, दैट्स ऑल। ठीक है, ये कोई बहुत ज़्यादा आडंबर है नहीं। इसके अलावा हमने पाया कि कुछ ग्रेव्स में पॉटरी और ऑर्नामेंट भी साथ दफनाए गए थे, लेकिन इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में नहीं दफनाए गए थे कि हम ये पता लगा ले कि ओके ये आदमी बहुत अमीर होगा। कुछ 4-5 बर्तन है और कुछ आभूषण वगैरह। इसके अलावा ज्वेलरी की जहाँ तक बात करें, अब इसमें एक कॉम्प्लिकेशन ये भी है कि जब हम देखते हैं ग्रेव्स में ज्वेलरी दफनाई जाती थी, तो केवल वो महिलाओं की ग्रेव्स में नहीं है, वो पुरुषों की ग्रेव्स में भी उनको दफनाया गया। इससे ये पता चलता है कि जेंडर डिफरेंसेस भी आप कब्रों के जरिए ट्रैक नहीं कर सकते। इकोनॉमिक डिफरेंसेस तो दूर की बात है।
कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, कभी कभी हमने देखा है कॉपर मिरर भी मुर्दों के साथ दफनाया गया है। इन सब में एक चीज़ पता चलती है कि बरियल से कुछ खास कंक्लूड आप नहीं कर सकते सोशल डिफरेंसेस को लेकर। लेकिन एक एक्सेप्शन ऐसा है, 1980s के दौरान जब खुदाई हो रही थी तो एक मेल स्कल, मेल कंकाल के पास बहुत अथाह मात्रा में मन के आभूषण वगैरह मिले थे, लेकिन वो इकलौता ऐसा केस है। तो इससे हम कंक्लूड ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ऐसे अगर 3-4 और मिलते तो पता चलता है कि ओके ये जो जितने लोग हैं ये सारे एलीट लोग हैं। तो जो बरियल्स हमने जब एनालाइज किया, चूँकि ये बहुत नॉर्मल है, पॉटरी अगर दफनाई भी गई है तो कम मात्रा में है, या आभूषण दफनाया गया है तो कम मात्रा में है। एक एक्सेप्शन बस देखने को मिलता है, इसके आधार पे हम किसी परसेप्शन को जनरलाइज नहीं कर सकते, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। ठीक है, बहुत सारी कॉमन चीज़ें चाहिए होती है कंक्लूजन में पहुंचने के लिए। तो कंक्लूजन बेसिकली हमारा ये है कि हड़प्पन्स में सोशल डिफरेंसेस थे, ये हमें बरियल से पता नहीं चलता, लेकिन बरियल से ये ज़रूर पता चलता है कि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुर्दों के साथ बहुत सारी चीज़ें दफनाई थी। तो ऑब्वियसली अगर उनके साथ कुछ चीज़ें दफनाते हैं तो उनका ये परसेप्शन ना होगा कि शायद इनको आने वाली ज़िंदगी में इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कॉपर मिरर की या बीड्स की या आभूषणों की या ऑर्नामेंट्स की या पॉटरी की। तो ये आप बिलीव कर सकते हैं कि दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ। अगर सोशल लाइफ की, सोशल डिफरेंसेस की बात करेंगे तो आप इस कॉन्सेप्ट का जिक्र ज़रूर करना। और ग्रेव से हमें कोई सोशल डिफरेंसेस के बारे में पता नहीं चलता, कोई वेरिएशन हमें ऐसा कुछ ग्रेव में देखने को नहीं मिला। अब जब हमने ऑब्जेक्ट्स एनालाइज करना शुरू किया तो जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको दो कैटेगरी में बांटा। पहला यूटिलिटेरियन और दूसरा आपका लग्जरी ऑब्जेक्ट। यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट में ऐसे ऑब्जेक्ट आते थे जो डेली यूज़ के होते थे, रोज़मर्रा के सामान, जैसे आपका पॉटरी हो गया, सुई हो गया, बॉडी स्क्रबर्स जो नहाने के वक्त यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये पूरे हड़प्पा सेटलमेंट में फैले होते थे। ये लोथल में भी आपको मिलेंगे, धोलावीरा में भी मिलेंगे आपको, या आपको बनावली में भी मिलेंगे, राखीगढ़ी में भी मिलेंगे। लग्जरी ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ये कैसे क्लासीफाई किए जाते थे कि आखिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए लग्जरी ऑब्जेक्ट्स कौन सा होगा। तो लग्जरी ऑब्जेक्ट होने के लिए कुछ क्राइटेरिया से, पहला कि वो जो ऑब्जेक्ट है बड़ा रेयर होना चाहिए, यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट हमें मोहनजोदड़ो में मिल रहा है तो इसके रॉ मटेरियल मोहनजोदड़ो के आसपास की नहीं होनी चाहिए, बहुत दूर के होनी चाहिए, यानी कि वहाँ से उसको लाया जाता है, या तो उसके बनाने का प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, बड़ा मुश्किल हो, तभी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग लग्जरी ऑब्जेक्ट कहते थे। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड अगर आप आगे पढ़ाएं, जब मैं पढ़ाऊंगा कि क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसे होता था तो पता चलेगा कि गोल्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन में होता ही नहीं था। गोल्ड ये लोग साउथ इंडिया से लाते थे और फिर स्टोर करके रखते थे। गोल्ड बहुत प्रीशियस माना जाता था। फ्यांस एक मटेरियल था जिससे पॉट्स बनाए जाते थे। वैसे तो क्ले से भी पॉट्स बनाए जाते थे, बट फ्यांसे के पॉट्स बहुत सुंदर, और वो भी लोकल मटेरियल नहीं था। ऐसे लैपिस lazuli शॉर्तुगाई के लिए लोकल मटेरियल हो सकता है क्योंकि वहाँ पे प्रोड्यूस होता था, बट मोहनजोदड़ो के लिए या लोथल के लिए या नागेश्वर के लिए वो लोकल मटेरियल नहीं हो सकता। तो वो उन जगहों के लिए लग्जरी ऑब्जेक्ट में आएगा। तो जब हमने लग्जरी ऑब्जेक्ट को देखा, गोल्ड, फ्यांस से, ये लैपिस lazuli से बने हुए आभूषण, तो उनको पाया कि ये हर एक सेटलमेंट में आपको नहीं मिलते हैं, ये केवल बड़े सेटलमेंट में मिलते हैं। मोहनजोदड़ो में मिलते हैं, हड़प्पा में मिलते हैं, राखीगढ़ी में मिलते हैं। तो इससे ये पता चला कि यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट तो सब जगह मिलते हैं, मतलब लोग गुजर बसर का सामान सारे जगहों पर रखते हैं, बट जो लग्जरियस सामान है वो केवल बड़े शहरों में, दैट मीन्स अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास बड़े शहरों में ही एग्जिस्ट करता होगा। एक कंक्लूजन हमें ऑब्जेक्ट्स के एनालिसिस के बाद ये मिलता है। बरियल से हमें कुछ भी सोशल डिफरेंस के बारे में पता नहीं चला, हालांकि ये चीज़ पता चली कि आफ्टर लाइफ में बिलीव जरूर करते थे। सो दैट्स ऑल इन द सोशल डिफरेंस कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ने से पहले कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट मैंने दिए हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के कब्रों से रिलेटेड, आपको बताना है कि कौन सही है। वाइफ एंड हस्बैंड वेयर बरीड टुगेदर। हड़प्पन ग्रेव समटाइम्स कंटेन्ड ए कॉपर मिरर। ज्वेलरी जो है वो केवल महिलाओं के कब्रों से मिली है। ये नन ऑफ दी अबव। अगर तीनों जो स्टेटमेंट है वो गलत है तो फिर आपको ऑप्शन डी सेलेक्ट करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following goods can be categorized into luxury goods as per the Harappan standards? Gold, clay pottery, lapis lazuli, both A and C. इन तीनों में से किसे हम लग्जरी गुड्स के तौर पे कैटेगराइज कर सकते हैं हड़प्पन मानकों के अनुसार, हड़प्पन स्टैंडर्ड्स के अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं, क्राफ्ट की बात करते हैं। हमने सोशल डिफरेंसेस देख लिए, हमने देखा कि भाई कैसे पॉटरी साथ में दफनाई जाती है, ऑर्नामेंट्स दफनाए जाते हैं। ठीक है, तो आखिर ये सब प्रोड्यूस कैसे होते थे, पॉटरी कैसे बनती थी, ऑर्नामेंट्स किस तरीके के बनते थे, मूर्तियाँ जो अलग अलग बनाते थे वो कैसे बनते थे। तो सबसे पहले कुछ क्राफ्ट का नमूना देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डांसिंग गर्ल की इमेज है, ये ब्लॉक कार्ड का एक टेराकोटा मॉडल है, चिकनी मिट्टी से बना हुआ, खिलौने के लिए शायद इसे यूज़ करते होंगे। ये पॉटरी है हड़प्पन स्पेसिफिक डिस्टिंक्टिव पॉटरी, और इसको अगर आपको देखना हो तो दिल्ली के भी आइए और नेशनल म्यूजियम विजिट करिए, वहाँ पे इसके नमूने, वहाँ पे इसके जो डुप्लीकेट्स हैं या शायद ओरिजिनल ही रखे हुए हैं। और ये प्रीस्ट किंग हड़प्पन सिविलाइजेशन का विराट कोहली
इसने ही हड़प्पन सिविलाइजेशन दूर दूर तक फैलाया। और ये हमारा कुछ आभूषणों का यहाँ पे नमूना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मन के जो है छोटे छोटे उनसे ब्रेसलेट्स वगैरह बनाए गए हैं, फिर मोतियाँ बनाई गई हैं, हार टाइप का बनाया गया है, बैंगल्स हैं यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बीइंग अ मेल आई कैन नॉट डिफरेंशिएट मच, बट फीमेल लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करें तो रॉ मटेरियल कौन कौन सा यूज़ होता था, क्योंकि बनते तो बहुत सारी चीज़ें थी। मिट्टी के खिलौने बनते थे, मूर्तियाँ बनती थी, आभूषण ही तरह तरह के बनते थे। ठीक है। अच्छा, हथियारों का ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमने देखा नहीं है। कुछ टूल्स बनाते थे कॉपर के, लोहे का तो इस्तेमाल था ही नहीं, तो हथियार बड़े बड़े जो बनाए जाते हैं तलवार वगैरह, उनको हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं देखा। रॉ मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल जो है वो 3 तरीके के होते थे। पहला स्टोन्स, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर। उसमें जो सबसे पहला आता था वो था कार्नेलियन, लाल कलर का होता है। और कार्नेलियन इन्हें मिलता कहाँ से था, तो लोथल में अच्छी खासी मात्रा में, लोथल और साउथ राजस्थान में इन्हें कार्नेलियन अच्छे खासी मात्रा में मिलता था। इसके अलावा क्रिस्टल, क्रिस्टल भी यूज़ करते थे। क्रिस्टल कहाँ से मिलता था किताब में जिक्र है नहीं। क्वार्ट्स भी ये लोग यूज़ करते थे। स्टेटाइट यूज़ करते थे। स्टेटाइट भी एक स्टोन होता था जिसको इजीली आप ब्रेक कर सकते थे और पाउडर में पीस करके उससे किसी भी शेप का मन का बना सकते थे, क्योंकि उसको ब्रेक करके पाउडर बनाना बड़ा आसान था। और एक बार आपने पाउडर बना लिया तो उससे आप सिलेंड्रिकल शेप का बीड बना लो, उससे आप सेमी स्फेरिकल शेप का बना लो, उससे आप रेक्टेंगुलर बना लो, कुछ भी बना लो, रेक्टेंगुलर कहते हैं, उससे आप क्यूबिकल बना लो, कुछ भी बना लो, बैरल शेप का बना लो। स्टेटाइट इन्हें मिलता था सदर्न राजस्थान एंड नॉर्दर्न गुजरात से, और ये मन के बनाने के लिए सबसे प्रेफरेबल मटेरियल था। अगेन एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वॉज प्रेफर्ड फॉर मेकिंग बीड्स, क्योंकि इससे बीड्स बनाने आसान बहुत थे, किसी भी शेप का बना सकते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट मटेरियल दैट इज जैस्पर, इसका भी जिक्र है, बट कहाँ से प्रोक्योर करते थे इसका जिक्र नहीं है। तो जब ये रॉ मटेरियल के बारे में लिखेंगे तो अगर मैंने बताया है किताब में दिया हुआ कि कार्नेलियन यहाँ से मिलता था, स्टेटाइट यहाँ से मिलता था, तो उसका जिक्र जरूर करें कि यहाँ से ये प्रोक्योर करते थे। लैपिस लजुलाई, अगेन वन ऑफ द लग्जरी ऑब्जेक्ट्स। इसकी जब मैं आपको फॉरेन ट्रेड पढ़ाऊंगा हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो पता चलेगा कि इसको ये एक्सपोर्ट करते थे और बहुत पैसा मिलता था। मेसोपोटामिया वाले इसका बहुत यूज़ करते थे। तो शॉर्टोगई से ये प्रोक्योर्ड होता था, शॉर्टोगई में इसकी प्रोडक्शन होती थी, लैंड रूट के थ्रू भी ट्रेड होता था, मरीन रूट के थ्रू भी ट्रेड होता था इसका। उसके बाद कुछ मेटल्स आ गया। आयरन हालांकि उस जमाने में यूज़ में नहीं था, ब्रॉन्ज जो है वो यूज़ में था, लोकली मिल जाता था ब्रॉन्ज। फिर कॉपर की बात करें तो कॉपर लोकली तो मिलता नहीं था, खेतरी रीजन है एक, राजस्थान का जो झुंझुनू इलाका है वहाँ से ये कॉपर लाते थे और ओमान से कॉपर लाते थे। ठीक है, तो खेतरी रीजन को एक अलग कल्चर माना गया है, उसे गणेश्वर जोधपुरा कल्चर का नाम दिया गया है। वो ऐसा इसलिए है, आप कहोगे कि सर कालीबंगन भी तो राजस्थान में है, राजस्थान में और भी बहुत सारे हड़प्पा साइट्स है, तो क्या ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं था? ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं था उसके नज़दीक होते हुए भी, क्योंकि खेतरी रीजन को जब आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया तो पता चला कि वहाँ की जो पॉटरी है या वहाँ के जो वेयर्स हैं, मतलब सामान वगैरह, वो हड़प्पन सामानों से एकदम अलग है। अगर इतने नज़दीक होते हुए भी वो डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, दैट मीन्स वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं होंगे। तो उन्हें एक अलग कल्चर का ही नाम दे दिया गया उस पूरे इलाके में, झुंझुनू वाले इलाके में, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। अगेन कल्चर छोटे एरिया में कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं, सिविलाइजेशन बहुत बड़े एरिया में फॉलो किया जाता है। तीसरा मटेरियल गोल्ड। गोल्ड जो है आभूषण के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। ब्रॉन्ज और कॉपर से तो हालांकि टूल्स वगैरह भी बनाए जाते थे। गोल्ड साउथ इंडिया से लोग लाते थे, और गोल्ड हो गया, लैपिस लजुलाई हो गया, ऐसे इस तरीके के प्रीशियस ऑब्जेक्ट को ये लोग ज़मीनों के अंदर दफना के रखते थे होड्स में। होड्स मतलब एक छोटा सा बर्तन ले लिया, उसके अंदर गोल्ड भर के और ज़मीनों में दफना दिया, इसलिए ताकि आगे आने वाली जनरेशन को अगर कभी वेल्थ की ज़रूरत पड़ेगी इमरजेंसी में, तो वो ज़मीन खोद के वेल्थ को रिकवर कर सके। शायद ये मोटिव रहता होगा, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने जब ज़मीनों को खोदा तो इसमें बहुत अंदर गोल्ड मिला, मतलब जानबूझ के इसे दफनाया गया होगा, समय के साथ ये नहीं दफन हुआ है। तो जब अंदर मिला दैट मीन्स उसको डेलिबरेटली लोग दफनाते होंगे, और इसलिए दफनाते होंगे। पुराने ज़माने में क्या मानसिकता रहती थी कि अभी हमारे अच्छे दिन चल रहा है, उस टाइम में बैंक वगैरह तो कुछ था नहीं कि पैसा आप जमा कर दो और कुछ सालों बाद जब ज़रूरत पड़ेगी तब निकालेंगे। तो इस तरीके से गोल्ड को ज़मीन में दफना देते थे ताकि आने वाली जनरेशन जब ज़रूरत पड़ेगी तब इसका इस्तेमाल कर पाए। स्टोन और मेटल के अलावा कुछ ऐसे मटेरियल होते थे जिनका इस्तेमाल किया जाता था। फॉर एग्जांपल शेल ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था। उसमें शेल ऑब्जेक्ट्स आते कहाँ थे, जो शंख वगैरह के प्रोडक्ट है वो नागेश्वर और बालाकोट। अगर आप देखेंगे नागेश्वर और बालाकोट में तो दोनों कोस्टल इलाके हैं। नागेश्वर गुजरात में पड़ता है एकदम, आई थिंक गल्फ ऑफ कच्छ के पास पड़ता है, और बालाकोट पाकिस्तान का ये एक कोस्टल सिटी है। तो इन सब जगहों से शेल ऑब्जेक्ट्स इनको मिलते थे। फ्यांस एक मटेरियल था, और एक बर्न्ट क्ले यानी कि जो मिट्टी होती है जिससे टेराकोटा बनाया जाता है शायद, ये दोनों चीज़ें बहुत कॉमन है, तो ये जो है आपको लोकली ही मिल जाया करती थी। सो दिस इज़ बेसिकली द चार्ट ऑफ रॉ मटेरियल। आप इसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, आप अगर ये फ्लो चार्ट बनाओगे तो और अच्छा रहेगा। फ्लो चार्ट इज़ बेसिकली वेरी इंप्रेसिव फॉर द एग्जामिनर। तो इस तरीके का अगर आप फ्लो चार्ट बना पाते हो एग्जाम में, इसमें मैंने ये भी बता दिया कि कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ होता है, कहाँ मिलता था, तो ये बड़ा इंप्रेसिव होगा। ठीक है, उसके लिए चेक करना बड़ा आसान होता है। अब हम बात करते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन
कि फीचर्स की, कि भाई हड़प्पन क्राफ्ट जो है उसकी खासियत क्या थी। सबसे पहली खासियत कि जो बीड्स हैं वो स्टेटाइट से बने होते थे, क्योंकि स्टेटाइट बहुत सॉफ्ट स्टोन है, किसी भी प्रकार के बीड्स बना सकते हो, चाहे आपको सिलिंड्रिकल बनाने हैं, स्पेरिकल बनाने हैं, बैरल शेप्ड बनाने हैं, देयर इज नो इशू। इसके अलावा हड़प्पन क्राफ्ट्स जो है उसको बनाने के लिए कुछ कुछ स्पेशलाइज्ड सेंटर्स होते थे, जैसे चनउद्रू पाकिस्तान में हो गया, लोथल इंडिया में हो गया, धोलावीरा भी स्पेशलाइज था मनकों के ड्रिलिंग के लिए, छिद्र बनाने के लिए। और इसके अलावा बड़े सेटलमेंट में भी क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, बट स्पेशलाइज सेंटर्स में ज़्यादा मात्रा में होता था, बहुतायात में होता था। उसके बाद बात करें मेजर सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन की, हमने अभी स्पेशलाइज सेंटर्स की बात की, तो कुछ कुछ सेंटर्स किसी किसी खास कामों के लिए स्पेशलाइज थे, उनको देख लेते हैं, क्योंकि जब भी क्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड सवाल आएगा तो आप उनका जिक्र ज़रूर करिएगा। पहला जो हिस्सा रहेगा आपके सवाल का वो रहेगा रॉ मटेरियल, कौन कौन सा सामान यूज़ होता था, दूसरा कि भाई ये सामान कहाँ मिलते थे, और तीसरा कि ये सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से थे, मतलब कहाँ पे इन चीज़ों को बनाया जाता था। ठीक है, तो जैसे मेजर सेंटर्स की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है चनउद्रू का। चनउद्रू में बीड मेकिंग होती थी, मन के बनाए जाते थे। शेल जो नागेश्वर बालाकोट से आता था उसको कट करके अलग अलग शेप के सामान बनाए जाते थे। मेटलर्जी होती थी, सील्स बनाए जाते थे, वेट बनाए जाते थे, वजन करने वाले जो छोटे छोटे भाट होते हैं वो बनाए जाते थे। फिर हमारा लोथल और धोलावीरा आता है। ये प्राइमरीली फेमस था ड्रिलिंग ऑफ बीड्स के लिए। जो स्टेटाइट के बीड्स बनाए गए हैं, अब उनको मालूम है पिरोना भी है ना, तो उसमें छेद करना ज़रूरी है, तो ये ड्रिलिंग वगैरह की जो इक्विपमेंट्स हमें लोथल और धोलावीरा से मिले हैं, तो इससे पता लगा कि शायद यहाँ पे इसका काम होता होगा। इसके बाद नागेश्वर एंड बालाकोट, नागेश्वर बालाकोट बीइंग अ कोस्टल साइट, यहाँ पे शेल ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो पता कैसे चलता है कि चनउद्रू में ही इतना काम होता था, ये लोथल या धोलावीरा में ही इतना काम होता था, नागेश्वर बालाकोट में ही ये काम होता था। तो इसके कुछ कुछ तरीके हैं, देयर आर सर्टेन मेथड्स टू आइडेंटिफाई सेंटर्स। सबसे पहला जो मेथड है दैट इज मेथड ऑफ एनालाइजिंग एविडेंस ऑफ रॉ मटेरियल। देखो, रॉ मटेरियल ऐसी चीज़ है जिसको मार्केट में खुलेआम नहीं बेचा जाता है। रॉ मटेरियल उसी जगह पर बिकता है जहाँ पे इस किसी सामान का प्रोडक्शन हो रहा होता है। तो अगर हमें रॉ मटेरियल के एविडेंस मिलते हैं, दैट मीन्स वहाँ पे उस सामान का प्रोडक्शन होता होगा। ठीक है, उस सामान से जुड़े जो फिनिश्ड गुड्स है वो बनाए जाते होंगे। फिर एविडेंस ऑफ टूल्स, हमें अगर कहीं पे टूल्स गिरे हुए मिल गए, ज़मीन में दबे हुए, दैट मीन्स जैसे कारपेंटर तो वो अपना छेनी, हथौड़ी या आड़ी वगैरह जो है वो ही छोड़ गया, दैट मीन्स यहाँ पे कोई वो लकड़ी का काम करता होगा। तो इस तरीके से टूल्स के एविडेंस से भी पता चलता है। फिर अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स एविडेंस है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स मार्केट में जाएंगे नहीं, उनको वहीं छोड़ दिया जाता है साइट ऑफ प्रोडक्शन पे ही। तो अगर कहीं पे अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे उस क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता होगा। एंड देन एविडेंस ऑफ वेस्ट, ये तो इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ कहीं भी, और वेस्ट को तो वहीं पे डिस्पोज किया जाएगा ना जहाँ पे उसका प्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कानपुर में हम लोग लेदर बनाते हैं तो उसके जितने भी वेस्ट है उनको कानपुर की गंगा में बहाएंगे ना, उसको प्रयागराज की गंगा में थोड़ी बहाएंगे, या वाराणसी की गंगा में थोड़ी बहाएंगे, कन्नौज की गंगा में थोड़ी बहाएंगे। सो ये वेस्ट के एविडेंस जहाँ मिलते हैं वहीं पे आप समझ जाओ कि हमें उस क्राफ्ट का वहाँ पे प्रोडक्शन होता होगा। फॉर एग्जांपल, लोथल या धोलावीरा में हमें कैसे पता चला कि बीड्स में यहाँ पे ड्रिलिंग होती होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत हमें ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स मिले हैं। तो पता चला कि ओके, ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स हैं और बहुत भारी इक्विपमेंट है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर जगह इसको लेके जाते होंगे, तो यहीं पे बीड्स को होल्ड किया जाता होगा, उसमें छिद्र किया जाता होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब अगेन आगे बढ़ने से पहले कुछ एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वाज प्रेफर्ड बाय द हड़प्पन्स टू मेक बीड्स ऑफ डिफरेंट शेप? इसको मैंने अभी इसको डिस्कस किया है। कार्नेलियन, स्टेटाइट, क्वार्ट्स, ये लैपिस lazuli। सही जवाब कमेंट बॉक्स में आपको बताना। सही है गलत जो भी आपको लगता है, अटेम्प्ट जरूर करो। सबसे इंपॉर्टेंट है अटेम्प्ट करना। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं जनरेट होगा। जो कॉन्फिडेंस जनरेट होता है वो फेलियर से ही होता है, गलत अटेम्प्ट करने के बाद ही होता है। अगला सवाल, डैश वाज फेमस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ शेल ऑब्जेक्ट्स इन हरप्पन सिविलाइजेशन? नागेश्वर, धोलावीरा, बालाकोट या बोथ ए एंड सी? कौन इसमें से शेल ऑब्जेक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए बड़ा फेमस था हरप्पन सिविलाइजेशन में? हमने क्राफ्ट प्रोडक्शन पढ़ लिया। अब इतने जो ये क्राफ्ट प्रोड्यूस करते थे तो इसको बेचते कहाँ थे? लोकली तो बेचते ही होंगे, ठीक है, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा जैसे बड़े सेटलमेंट्स में। इनका बाहर भी व्यापार होता था। ये रॉ मटेरियल क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो भी बाहर से मंगाए जाते थे। तो इसके लिए हमें फॉरेन ट्रेड को समझना बहुत ज़रूरी। फॉरेन ट्रेड में जब जाते हैं तो उसमें 3 बेसिकली ट्रेड पार्टनर थे जिनका जिक्र आपके इस चैप्टर में है। सबसे पहला ओमान, दूसरा मेसोपोटामिया, तीसरा बहरीन। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये ट्रेड रूट है, आप जो ब्लू लाइन से देख रहे हो ना, दिस इज ट्रेड रूट। ये रेड लाइन जो है दैट इज मेसोपोटामिया, और ये जो रेड लाइन है दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन से ज़्यादा बड़ा था। और ट्रेड रूट आप देखें तो एक तो लैंड रूट है, यहाँ पे आप देखेंगे ना तो शॉर्ट हो गई है, दिस इज शॉर्ट हो गई यहाँ की। इस तरीके से यहाँ से लैपिस lazuli वगैरह मेसोपोटामिया जाते होंगे।
फिर मरीन रूट के थ्रू मगन यानी कि ओमान और इसके बाद बहरीन होते हुए मेसोपोटामिया सामान जाते थे। तो ट्रेड रूट दोनों था, मरीन रूट भी था और लैंड रूट भी था। लैंड रूट में शायद ये बुलो कार्ड का इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि घोड़ों का अवशेष तो हमें मिला नहीं है, घोड़े का कोई खिलौना भी हमें टेराकोटा मॉडल नहीं मिला है, तो शायद बुलो कार्ड ही इस्तेमाल करते होंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओमान के साथ। ओमान के साथ किस तरीके से इनके ट्रेड संबंध थे। ओमान से ये लोग कॉपर मंगाते थे, और इसका एविडेंस ये है कि अगर हम ओमानी कॉपर की बात करें और हरप्पन कॉपर की बात करें तो दोनों जगहों पे निकेल के अवशेष मिलते हैं। ये चीज़ आप गणेश्वर जोधपुरा कल्चर के कॉपर में नहीं पाओगे। इसके बाद ओमान में एक हरप्पन जार भी मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जार है, इसमें शायद कोई लिक्विड स्टोर कर किया जाता हो, क्योंकि इसके अंदर ना एक कोटिंग लगी हुई है जिससे लिक्विड जो भी चीज़ के अंदर स्टोर होती थी वो खराब ना हो सके, लंबे समय तक उसको प्रिजर्व रखा जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप देखो हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो चूंकि हड़प्पा और ओमान के बीच कुछ ना कुछ ट्रेड रिलेशन ज़रूर होगा, तभी तो ये जार वहाँ पे मिल रहा है ना। तो ये एक अच्छा खासा एविडेंस है हड़प्पा और ओमान की ट्रेड रिलेशन को दर्शाने के लिए। तो आप इसका जिक्र करेंगे जब भी फॉरेन ट्रेड की बात आएगी। और ओमान की जहाँ तक बात करें तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ओमान को मगन कहा गया है, ऐसे मेसोपोटामियन टेक्स्ट में हड़प्पा को मिलुआ कहा गया है। मेसोपोटामिया की बात करें तो बहुत सारी चीज़ों का ट्रेड होता था, कार्नेलियन, लैपिस लाइक कॉपर, गोल्ड, वैराइटीज़ ऑफ वुड, वहाँ से सिल्वर हम लोग मंगाते थे मेसोपोटामिया से। एविडेंसेस बहुत सारे हैं। मेसोपोटामिया में हड़प्पन सील्स मिले हैं, मेसोपोटामिया में हड़प्पन बीड्स मिले हैं, डाइसेस मिली हैं। तो इससे तो पता चल गया भाई यहाँ से वहाँ लोग सामान जाते थे, क्योंकि सील्स का या बीड्स का या डाइसेस का ट्रेड में ही काम होता है, और तो कोई काम होता नहीं है। इसके अलावा मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में हड़प्पा रीजन को मिलुआ नाम से रेफर किया गया है। ऐसा कहा भी है कि मिलुआ के जो लोग हैं वो दैट इज़ द लैंड ऑफ सी फेयरर्स थे, लोग बहुत ज़्यादा माहिर हैं समंदर में नाव चलाने में। और यही चीज़ हम भूल गए बहुत सालों तक। हरप्पन सिविलाइजेशन के जाने के बाद हमने समंदर में ट्रैवल भी नहीं किया। हमें लगता था कि समंदर देवता नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो बाद में शिवाजी फिर आते हैं, उन्होंने नेवी बनाने में फोकस किया, और वहाँ से फिर जो नेवी को हमने एक सीरियस फोर्स के तौर पे, चोला अम्पायर साउथ इंडिया में हालांकि एग्जिस्ट करता था, बट नॉर्थ इंडियंस कम्प्लीटली नेवल पावर को इग्नोर करते थे। देन बहरीन से क्या ट्रेड होता था ये तो नहीं बताया गया है, बट बहरीन से ट्रेड होता था। इसके एविडेंसेस ये हैं कि हड़प्पा के जो मोटिव्स हैं, यानी कि जो जिन जानवरों का हड़प्पा सील्स में यूज़ किया गया उनको मोटिव बोलते हैं। तो उन मोटिव्स को आप बहरीन के सील्स में भी पाएंगे। इवन बहरीन का जो वेट सिस्टम है वो भी हड़प्पन वेट सिस्टम जैसा ही है। तो कुछ ना कुछ कल्चरल या ट्रेड कॉन्टैक्ट ज़रूर होता होगा, तभी तो ये चीज़ें एक्सचेंज हुई है। और बहरीन की जहाँ तक बात करें तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में बहरीन को दिलमुल नाम से रेफर किया गया। ये तीनों नाम एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मगन ओमान के लिए, मिलुआ हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए, एंड दिलमुल जो है वो बहरीन के लिए रेफर किया जाता था। तो ये नाम आप याद रखें। नाउ मूविंग फॉरवर्ड एंड कमिंग टू द हड़प्पन सील्स। सबसे पहले हड़प्पन सील्स के आप सभी को यहाँ पे देख लें, इमेज को देख लें। तो हड़प्पन सील्स में होता क्या क्या था। सबसे पहले हड़प्पन सील में एक मोटिव होता था। ये चित्रकारी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक शायद हथियार बनाया गया है और ये जानवर है। तो जानवर भी हो सकते थे, प्लांट भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो एक मोटिव होता था, यानी कि एक साइन होता था, ठीक है, जिसके जरिए लोग चीज़ों को समझ पाए कि आखिर इसका क्या मतलब है। और दूसरा स्क्रिप्ट होता था, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट। तो कहा ऐसा जाता है कि मोटिव शायद इसलिए बनाते थे कि जिनको हड़प्पन स्क्रिप्ट की नॉलेज नहीं है वो मोटिव देख के पता कर पाए, क्योंकि ये सील जिस सामान पे है उसमें क्या है या सील में क्या इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ सील, अ मोटिव एंड हड़प्पन स्क्रिप्ट। सील का इस्तेमाल क्यों होता था। सील का इस्तेमाल होता था लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई सामान भेजना है मेसोपोटामिया में, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिसे भेज रहा हूँ ये सामान उसी को ये मिले, उससे पहले कोई इसे देख ना पाए, कोई इसे खोल ना पाए। मैंने क्या किया, एक सील, मैंने सामान को पैक किया, और जहाँ पे मैं सामान को बांध रहा हूँ, जो क्लोजिंग पॉइंट है वहाँ पे सील मैंने अपना साट दिया, चिपका दिया। हमारे बिहारी लैंग्वेज में साटना बोलता है। तो उसको मैंने चिपका दिया। अब जब उसको मैंने वहाँ पे चिपका दिया है, तो जब वो सामान मेरे रिसीवर तक पहुँचेगा, अगर वो सील टूटा हुआ है या सील निकला हुआ है या वापस ऐसा लग रहा है कि इसे जोड़ा गया है, तो वो समझ जाएगा कि इस सामान के साथ छेड़छाड़ हुई है, या कोई पत्र है तो इसको लोगों ने पढ़ लिया है। तो एक प्राइवेसी या एक सिक्योरिटी के मैटर के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल होता था। और दूसरा आइडेंटिटी को भी कन्वे करने के लिए कि अगर मेरी सील है तो सबकी सीलें ना डिस्टिंक्टिव होती थी, ठीक है। अगर मैं व्यापारी हूँ तो हो सकता है मेरी कुछ अलग टाइप की सील होगी, मैं लोहार हूँ तो मेरी अलग टाइप की सील होगी। तो वो सामान के ऊपर सील देखते ही लोगों को पता चल जाए कि ये आखिर कहाँ की है और किसकी है, ठीक है। मोहरों का बहुत सदियों से इस्तेमाल होता है। अब तो हालांकि मोहर चली गई, सिग्नेचर का जमाना आ गया। तो दे वर यूज्ड फॉर प्राइमरली टू पर्पसेस, कन्वे द आइडेंटिटी ऑफ सेंडर कि जब भी आप सामान को देखें उसके ऊपर सील देखे पता चल जाए कि अच्छा हड़प्पा सिविलाइजेशन की है, कहाँ की है और किसने भेजा। और इश्योर द सेफ्टी ऑफ गुड्स, अगर सील्स तोड़े जाएंगे, निकाले जाएंगे, दैट मीन्स सामानों के साथ छेड़छाड़ हुई है। और इसीलिए लोग जो है सील्स डालते थे ताकि लोगों को पता चल पाए। क्योंकि जैसे आप पासवर्ड डालते हो और उसमें क्या फेस लॉक लगा देते हो, कोई भी पासवर्ड अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा तो उसका कैमरा, मेरा जो फ़ोन का कैमरा वो अपने आप उसकी फ़ोटो खींच लेगा।
तो वही काम सील करता था। आपको पता चल जाएगा कि किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। सो दैट वाज द यूज़ ऑफ हरप्पन सील्स। इसके बाद बात करें हरप्पन सील के कंपोनेंट हरप्पन स्क्रिप्ट की, तो हरप्पन स्क्रिप्ट बहुत इनिग्मेटिक है क्योंकि अभी तक इसे डिसाइफर नहीं किया गया है, और बड़ा विचित्र भी है क्योंकि कोई क्लू भी नहीं मिलता इसको डिसाइफर करने का। कोई कॉमन एलिमेंट मिले तब तो डिसाइफर किया जाए ना। फीचर की बात करें, हरप्पन स्क्रिप्ट में अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं, इसमें केवल और केवल साइंस है। आप देख पा रहे हैं इस तरीके के साइंस है, और ये आपको मेसोपोटामिया के सील्स में भी देखने को मिलेंगे क्योंकि उनके साथ हमारा ट्रेड कॉन्टैक्ट था, तो उन्होंने भी कुछ कुछ साइंस अपना लिए, बहरीन ने भी कुछ कुछ साइंस अपना लिए। इसमें साइंस इतने हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में, 350 पौने 400 की मात्रा में साइंस है। ये सबसे बड़ा कारण है कि इस स्क्रिप्ट को अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया। हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट का एक इंग्लिश वोकैबुलरी बनता है, वही तो हमें समझने में इतना टाइम लगता है, तो आप 400-500 साइन कैसे डिसाइफर कर पाओगे, कैसे पता चल पाएगा उससे। उसके बाद हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात करें तो अभी तक अनडिसाइफर्ड है, कारण इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। हड़प्पन स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, जैसे अभी इंग्लिश हम लोग कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, उर्दू हम लोग राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, अरबिक हम लोग राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, ऐसे ही हड़प्पन स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। इसका हमें प्रमाण ऐसे मिलता है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट बनाए जाते थे क्ले मॉडल पे। छोटे छोटे सील्स जो है ना, सील्स हमेशा क्ले या मिट्टी के बर्तनों को, मिट्टी के एक प्लेट्स बनाए जाते थे और उसको सुखा दिया जाता था। तो उसमें हमने देखा है कि जो दाई तरफ के अक्षर है बहुत वाइडली लिखे हुए, बहुत बोल्डली लिखे हुए, और जैसे जैसे दाई तरफ जो स्क्राइब है जो लिखता होगा सील के ऊपर वो बढ़ता है, वैसे वैसे स्पेस कम है तो अक्षर बहुत पतले लिखना है। दैट मीन्स वो राइट से लेफ्ट लिखता होगा, इसीलिए लेफ्ट जाते वक्त अक्षर बहुत सिकुड़े होते जाते हैं, बहुत कंप्रेस्ड होते जाते हैं। सो स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्क्रिप्ट का बहुत अलग अलग जगहों पे यूज़ होता था। पहले तो सील्स पे इनको लिखते थे, टूल्स वगैरह पे लिखते थे, जार पे, हरप्पन जार जो ओमान में मिला वहाँ पे भी आपने हरप्पन स्क्रिप्ट देखा होगा। फिर बहुत सारे टैबलेट्स हैं उन पे लिखे जाते थे, और इन टैबलेट्स की संख्या जो है वो हज़ारों में है। क्योंकि अभी तक हमने डिसाइफर कुछ किया नहीं है तो हमें अभी तक कुछ पता है नहीं। हरप्पन स्क्रिप्ट के बाद बात करते हैं हरप्पन वेट्स की, माप सिस्टम की। यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं, और इस तरीके से जो वेट्स हैं वो होते थे, फिर छोटे 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 होते जाते हैं। हरप्पन वेट जो है वो किसी खास प्रकार के स्टोन से बनाए जाते थे जिनको चर्ट कहता था। स्टेटाइट से रिचर्ड से बनाए जाते थे, और ये क्यूबिकल होते थे शेप में, कोई मार्किंग नहीं होती थी, कुछ लिखा नहीं होता था। आप देखेंगे तो ये प्लेन है, केवल पेंटिंग लगी हुई है, बाकी ये प्लेन ही है, कोई मार्किंग 1 2 3 4 करके नहीं है। इसके अलावा जो लोअर वेट्स होते थे, लोअर वेट्स मतलब ऐसे वेट्स जो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना लोअर वेट्स मतलब 5 ग्राम 6 ग्राम, ये सब आभूषण वाले सभी लोअर वेट्स का इस्तेमाल करते हैं, सुनार वगैरह। तो लोअर वेट्स बाइनरी डिनोमिनेशन को फॉलो करते थे। फॉर एग्जांपल एक वेट अगर 2 ग्राम का है तो उससे बड़ा वेट 4 ग्राम का होगा, उससे बड़ा वेट 8 ग्राम का होगा, 16 ग्राम का होगा, इस टाइप से। और जो हाइयर वेट होते थे, जो बड़े वेट होते थे जिनसे अनाज वगैरह या बड़ी बड़ी चीज़ों को तौला जाता था, वो डेसिमल डिनोमिनेशन को फॉलो करते थे। डेसिमल डिनोमिनेशन मतलब वही चीज़ जो आज हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम इक्वल टू कितना kg होगा, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। 1 ग्राम इक्वल्स टू 0.0001 kg। सो दैट इज बेसिकली द डेसिमल सिस्टम। तो ये बड़े वेट्स के लिए ये लोग डेसिमल डिनोमिनेशन फॉलो करते थे। डेसिमल डिनोमिनेशन से घबराने की जरूरत नहीं है, आज जो हम लोग सिस्टम फॉलो करते हैं वो डेसिमल डिनोमिनेशन का ही है। लोअर वेट्स ऑब्वियसली काम आते होंगे आभूषणों के मापिंग में, और ये जो हायर वेट्स हैं अनाजों वगैरह के माप करने में, मेजरमेंट्स में काम आते होंगे। इसके अलावा हमें तराजू भी मिले, मेटल स्केल पैन, शायद वो कॉपर या ब्रॉन्ज के बने होते थे, तो इससे पता चला कि ओके इसका इस्तेमाल शायद ये चीज़ों को मापने के लिए करते होंगे। सो वेट्स का इस्तेमाल होता था। वेट्स हमने देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो वेट्स हैं मेसोपोटामिया भी जा रहे, सो वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ एविडेंस। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, हमने वेट्स पढ़ लिया, हमने स्क्रिप्ट पढ़ लिया, हमने सील्स के बारे में पढ़ लिया, फॉरेन ट्रेड पढ़ लिया। अब बात करते हैं कुछ MCQs की कि भाई कौन सा स्टोन जो है वो वेट बनाने के इस्तेमाल में लाया जाता था। लाइमस्टोन, स्कार्डेलियन, स्टेटाइट या चर्ट, अभी अभी मैंने इसका जिक्र किया है। अगला MCQ, डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली वाज द नेम ऑफ ओमान एंड बहरीन एज पर द मेसोपोटामियन टेक्स्ट, कि इन दोनों में से ये जो 2 नाम है ओमान और बहरीन के लिए यूज़ किए जाते थे मेसोपोटामियन टेक्स्ट में। मेलुहा मगन, दिलमुन मेलुहा, ये मगन दिलमुन। बड़ा केयरफुली इसको आप अटेम्प्ट करिएगा, सवाल देख लें 12वां पूरा, तभी आप जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है उसको सेलेक्ट करें। अब आगे बढ़ते हैं, ये जानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो इतने सील्स बनाए जा रहा है, टैबलेट्स लिखे जा रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है, इतना क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है, वेट्स हो रहा है, फॉरेन ट्रेड हो रहा है, तो क्या ये किसी बिना अथॉरिटी के पॉसिबल था? ये सवाल तो ऑब्वियसली आता है ना, ये तो इनक्विजिटिवनेस, क्यूरियोसिटी के कारण आएगा ही कि भाई आखिर रूल कौन करता था हड़प्पन सिविलाइजेशन को। हमने महाजनपद एरा में देखा कि छोटे छोटे किंगडम्स होते थे, फिर बड़े किंगडम बने, फिर बड़े बड़े अंपायर्स बने। हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन राजा था, कौन रानी थी, कुछ हमें नहीं पता है। तो इसके बारे में कुछ आप बताइए। तो इसको लेके हिस्टोरियंस के मेनली 3 ओपिनियन है। पहला जो ओपिनियन है वो ये कहता है कि हड़प्पा सोसाइटी पूरी तरीके से इक्वल सोसाइटी थी,
लोगों को जैसा रहना था वो रहते थे, अपनी मर्जी से रहते थे, कोई रूलर नहीं था। ये ओपिनियन इसलिए आता है क्योंकि लोगों को लगता है कि सारे जगहों पे लोग एक ही टाइप का काम कर रहे हैं, तो हो सकता है इक्वल सोसाइटी होगी, लेकिन इक्वल सोसाइटी नहीं है। ये एक छोटा तबका जो हिस्टोरियंस का वो इस मत पे राजी करता है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे आप देखिए ब्रिक्स का ही स्टैंडर्डाइजेशन देख लें, शॉर्टुगे में जिस टाइप का स्टैंडर्डाइजेशन है वही आप हड़प्पा में देखते हैं, वही आप मोहनजोदड़ो में देखते हैं। तो इस तरीके की यूनिफॉर्मिटी होना बिना किसी रूलर, बिना किसी एक अथॉरिटी के पॉसिबल है नहीं। दूसरा ओपिनियन आता है कि रूलर्स थे बट अलग अलग रूलर थे, हर शहर का या हर बड़े साइट का अपना रूलर होता था, एक फेडरल सिस्टम टाइप का, जैसे मोहनजोदड़ो का अपना रूलर होगा, हड़प्पा का अपना रूलर होगा, ठीक है। तीसरा ओपिनियन जो है वो ये कहता है कि एक सिंगल रूलर था पूरे हड़प्पन स्टेट के लिए, और अभी तक जितने भी ओपिनियन है उसमें सबसे अप्रोप्रिएट इसी को माना जाता है, क्योंकि जिस तरीके की यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलती है थ्रू द हड़प्पा सेटलमेंट, वो तभी पॉसिबल है जब कोई एक सिंगल रूलर रहे, अथॉरिटेटिव हो, उसकी हुकूमत इतने पूरे इलाके पे चलती है, तभी तो ये यूनिफॉर्मिटी हमें कॉन्स्टेंटली देखने को मिलती है। तो अभी तक के लिए बहुत सारे इतिहासकार इस थर्ड ओपिनियन को मानते हैं। बहरहाल अगर आपको आंसर में लिखना होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन की अथॉरिटी के बारे में, तो तीनों ओपिनियन का जिक्र करें। अच्छा, अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं वो मैं बता देता हूँ बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग की चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप देखेंगे क्राफ्ट प्रोडक्शन से भी चीज़ें पूछी जाती है। उसके बाद आप अब पढ़ने वाले हड़प्पा सिविलाइजेशन की डिस्कवरी के बारे में, तो उससे भी सवाल आते हैं। तो हड़प्पा की इस डिस्कवरी की स्टोरी को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का आखिर पतन कैसे हुआ। ये सिविलाइजेशन जहाँ पे इतने बड़े बड़े क्राफ्ट बनाए जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, अंत इसका भी हुआ था। एंड इसके अब साइंस हमें इंडिकेशंस मिलने शुरू होते हैं 1800 BC के आसपास, जब हमने ये देखा कि जो मैच्योर हड़प्पन साइट्स है, चाहे वो राजस्थान की बात करें, पाकिस्तानी सिंध की बात करें, पंजाब की बात करें, वो सब अब अबैंडन्ड हो चुके हैं, वहाँ पे अब लोग नहीं रहते हैं। लोगों ने शिफ्ट कर दिया था गुजरात की तरफ, हरियाणा की तरफ, वेस्टर्न यूपी की तरफ। अब कारण कुछ भी रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लेट हड़प्पन साइट्स के मैप को देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी साइट्स है वो वेस्टर्न यूपी की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, गुजरात की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, राजस्थान में अब कोई नहीं रह रहा, सिंध में अब कोई नहीं रह रहा, पाकिस्तानी पंजाब में अब कोई नहीं रह रहा, और इसके अलावा लोग तो नहीं रह रहा, उसके अलावा जितनी भी मेच्योर हड़प्पन फेज की जो आर्टिफैक्ट्स थी, चाहे वो अलग अलग टाइप के क्राफ्ट हो, सुंदर आभूषण हो, वेट सिस्टम हो, ये सब यूज़ में आने बंद हो चुके थे। अब लोग बहुत मिनिमल एक एक कहना अगर पड़े कि रूरल लाइफ स्टाइल जी रहे थे तो गलत नहीं होगा। मैच्योर हड़प्पन फेज में अर्बन लाइफस्टाइल थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी, चीज़ें प्रोग्रेस कर रही थी। लेट हड़प्पन फेज जो 1800-1900 BC के बाद शुरू होता है, इसमें आप देखेंगे कि आर्टिफैक्ट्स गायब हो रही हैं, वो जो सिस्टम था, वो जो ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें थी वो अब नहीं मिलती है। सो दैट वाज बेसिकली द साइन ऑफ एंड ऑफ सिविलाइजेशन। वेट्स, सील्स, स्पेशल मीट्स, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन ऑल्सो डिसअपीयर्ड, ये भी चीज़ें बंद हो गई थी। इसका कारण क्या हो सकता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण जो दिया जाता है वो दिया जाता है डिफॉरेस्टेशन का। इस पूरे लैंडस्केप में हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग मेच्योर हड़प्पन फेज में 600-800 सालों तक रहे। हो सकता है कि पेड़ वगैरह काटते होंगे अपने रिसोर्सेज के इस्तेमाल के लिए, और धीरे धीरे इसने जो है एक क्लाइमेट पे असर डाला होगा और उनको माइग्रेट करना पड़ गया होगा। फिर अर्थक्वेक की बात आती है, जो इलाका है अर्थक्वेक प्रोन है बहुत, तो अर्थक्वेक भी एक कारण हो सकता है कि बहुत सारे लोग अचानक से मर गए होंगे, और जो बच गए वो वेस्टर्न यूपी राजस्थान की तरफ चले, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कम जो है अर्थक्वेक का आसार होता है। फिर ड्राइंग ऑफ रिवर्स कहते हैं, कुछ नदियाँ सूखने लगी थी और कुछ नदियों ने अपना रास्ता भी बदल लिया। इंडस भी अब जो है मोहनजोदड़ो के पास से होकर शायद नहीं गुजरती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि नदियों का तंत्र एक सर्वाइवल इंश्योर करता है। क्लाइमेट चेंज एक कारण बताते हैं, एक्सेसिव फ्लड्स एक कारण बताता है। शायद मोहनजोदड़ो मूवी में इसका ही मेंशन किया गया है कि बहुत बड़ा बाढ़ आया था, एंड इस बाढ़ के कारण बहुत जो पॉपुलेशन है सिंध की या पंजाब की या राजस्थान की वो तबाह हो गई थी। इसके अलावा एक कारण दिया जाता है एक्सटर्नल असॉल्ट का भी। मैक्स मुलर ये कारण देते हैं, वो कहते हैं कि आर्यस जो है वो सेंट्रल एशिया से आए और उन्होंने तत्कालीन हड़प्पन सिविलाइजेशन में रहने लोगों को तबाह कर दिया, एंड फिर वो लोग गंगेटिक प्लेन्स में अपना अपना किंगडम छोटा छोटा बसाते। तो दीज आर द रीज़न फॉर द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। ये 5-6 रीज़न आप इस तरीके के चार्ट को बना के मेंशन कर देना अगर आपसे सिविलाइजेशन के अंत को लेकर सवाल पूछेंगे। इसमें भी अगेन आपके 2 हिस्से होने चाहिए। पहला कि भाई सिविलाइजेशन का अंत कब हुआ, उसके साइंस क्या क्या हैं, उसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं, एविडेंसेस क्या क्या हैं, और दूसरा प्रोबेबल रीजंस। अब आगे बढ़ते हैं कि सिविलाइजेशन को खोजा कैसे गया। हमने ये जो 600-800 सालों की हिस्ट्री जितनी भी हमें मालूम है, हालांकि अभी तो बहुत चीज़ें डिस्कवर करनी बाकी है, बट जो भी हमें मालूम है वो पता कैसे चलती है। तो इसका जो कारवा है वो शुरू होता है 1856 के साथ, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन होता है, और पहले डायरेक्टर जनरल इसके बनाए जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम हिस्ट्री में बहुत माहिर थे, हालांकि आर्कियोलॉजी के कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट नहीं थे, पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, आर्मी का बैकग्राउंड था इनका, तो एक्सपीरियंस था इनका, ठीक है, चीज़ों को देखने का, समझने का। कनिंघम पहले डीजी थे और बहुत एक्सटेंसिवली काम करते थे बुद्धिस्ट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, महाजनपदों की चीज़ों को डिस्कवर करने में।
इनके पास 1870 के आसपास हड़प्पन सील्स पहुंचे, क्योंकि होता क्या था कि जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा वगैरह है ना, इवन चंद्रमुद्रो सब, ये सब एक ऐसे रूट पे पड़ते हैं जहाँ से लोगों की जो आवाजाही है रेगुलरली होती है, क्योंकि ट्रेड रूट पे है। तो लोग जब जाते आते रहते थे उन रास्तों से, तो वहाँ पे उन्हें कुछ मिल गया, इंसानी खोपड़ी मिल गई, या कोई आभूषण मिल गया, कोई सील मिल गया, कोई बीड मिल गया, तो उन्हें बड़ा अजीब लगता था कि भाई ये जगह जहाँ पे कोई नहीं रहता, क्योंकि बहुत बाद वो वीरान हो चुका था ना, अभी तक शायद पॉपुलेशन वहाँ नहीं रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मिल गई, इसका क्या मतलब है? तो जब एएसआई बना तो हड़प्पन सील्स कनिंघम के पास पहुँचते हैं। कनिंघम साहब हड़प्पन सील्स को रिकॉग्नाइज करने में फेल कर गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना पुराना हो सकता है, मतलब क्राइस्ट के जन्म से 2500-2600 साल पुराना ये हो सकता है। दैट वाज बियॉन्ड हिज इमेजिनेशन। उन्होंने हड़प्पन सील्स को जब पाया, उन्होंने एक स्केच भी बनाया था बाकायदा हड़प्पन सील का, वो भी स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा होगा। तो वो जब कुछ पाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जब हमें कुछ मिलता है जो अननोन है, तो हम लोग उसे नोन चीज़ों से कंपेयर करते हैं कि हमने ऐसी चीज़ कहाँ देखी है, हमने ऐसी चीज़ कहाँ देखी है। जब हमें कोई पहिया मिलता है तो उसे साइकिल से कंपेयर करते हैं, मोटरसाइकिल से कंपेयर करते हैं, कुम्हार के चाक से कंपेयर करता है। तो ऐसे ही ये नोन चीज़ों से कंपेयर किया रहा था। तो इनको ऐसा लगता था कि इंडिया की जो हिस्ट्री वो 600 BC के बाद ही शुरू हुई है, जब महाजनपद का दौर शुरू हुआ। तो फिर उसके एविडेंस से हमारे पास क्या क्या, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गया या पुराण वगैरह हो गया, उसमें ही वो हड़प्पा सील्स का जिक्र देखने लगी। कहीं पे ऐसा चित्र बताया गया है, ये कहीं पे ये कहा गया है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा के रीजन में लोग रहते थे। तो जब आप महाजनपद के बारे में पढ़ोगे तो दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द गेगेटिक प्लेन्स एरिया, ठीक है। दिल्ली का एरिया हो गया, यूपी का एरिया हो गया, बिहार का हो गया, बंगाल का हो गया, एमपी का हो गया, उसमें पंजाब राजस्थान का जिक्र है ही नहीं, ठीक है, सिद्ध का जिक्र है ही नहीं। तो उसने चूंकि हड़प्पा सील्स को कंपेयर किया बुद्धिस्ट टेक्स्ट के साथ, उनके उसके फ्रेमवर्क में उसके फ्रेमवर्क से देखने की कोशिश की। दैट इज़ वाई इनको कुछ मिला नहीं वहाँ पे, एंड ही थॉट कि ये कुछ बर्बाद सी चीज़ है, वाहियात सी चीज़ है, इस पर टाइम मुझे नहीं गंवाना चाहिए, बिकॉज ही वॉज अगेन ऑफ दैट परसेप्शन कि इंडियन हिस्ट्री जो है वो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड से ही शुरू हुई है, 600 BC से ही शुरू हुई है, एंड उसी के एविडेंस से वो हड़प्पन सील्स को कंपेयर करने लगे। इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर करने का एक बड़ा सुनहरा मौका इन्होंने खो दिया। उसके बाद कुछ इंडिविजुअल्स आते हैं जो इंडिपेंडेंटली अलग अलग जगहों की खुदाई करते हैं। उसमें दयाराम सैनी है, ये एएसआई के एक वर्कर थे, ऑफिशियल थे। इन्होंने हड़प्पा की खुदाई शुरू की 2021 के आसपास। इन्हें लगा कि भाई यहाँ पे लगातार चीज़ें मिल रही है तो कुछ ना कुछ तो है। और फिर ये जो एक्सकेवेशन इनके द्वारा किया जा रहा था, इसको डायरेक्ट कर रहे थे जॉन मार्शल साहब जो उस ज़माने के एएसआई के डीजी थे, वो लगातार इसको मॉनिटर कर रहे थे। उनका भी ये यकीन था कि बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के आने से पहले भी इंडिया में पॉपुलेशन रहती थी और बहुत चीज़ें एडवांसमेंट हुई थी। अब जब हड़प्पा की खुदाई करते थे दयाराम सैनी ना, तो एक हमारे BHU के प्रोफेसर थे हिस्ट्री के, राकलदास बैनर्जी। उन्हें पता चलता है कि जो चीज़ें हड़प्पा में मिल रही है वही चीज़ें उससे थोड़ी दूर जाके मोहनजोदड़ो में भी मिलती, वैसे ही सील्स, वैसे ही मीट्स, वैसे ही मन के मिलना। तो उन्होंने अपनी टीम के साथ, हालांकि ये एएसआई के वर्कर नहीं थे, इन्होंने अपनी छोटी सी टीम बनाई और मोहनजोदड़ो को एक्सकेवेट करना शुरू किया। और उसी टाइम पीरियड के आसपास 1922 के आसपास हुआ क्या, जब इन्होंने चीज़ों को डिस्कवर किया तो इन्हें पता चला कि जो चीज़ें दयाराम सैनी को मिल रही है वैसी चीज़ें मुझे भी मिल रही है। तो इन दोनों में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो रीजन में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो ज़रूर है। अब जॉन मार्शल साहब का भी इंटरेस्ट जगता है। अब जॉन मार्शल साहब ने क्या कहा कि तुम दोनों ने जो भी खुदाई करी है आप मुझे दीजिए और मैं इसको अपने हिस्से से वो करूँगा, इंटरप्रेट करूँगा। क्योंकि जॉन मार्शल साहब प्रोफेशनल एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने पढ़ाई की थी, बाकायदा इनका बहुत एक्सपीरियंस था ग्रीस में काम करने का, क्रेटे में काम करने का, ठीक है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में जानने का। तो इनके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था, एंड ही वाज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क एज अ डीजी ऑफ एएसआई। ये भी एक MCQ के तौर पे पूछा जा सकता है। मैं मॉर्टिमर व्हीलर का नाम दे दूंगा, मैं मार्शल का नाम दे दूंगा, मैं दयाराम सैनी का नाम दे दूंगा। हालांकि दयाराम सैनी भी एएसआई के डीजी बनते हैं बाद में, शायद मार्शल के बाद ही बनते हैं। उन सब में पहला जो प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट था वो जॉन मार्शल ही था। इनकी मेसोपोटामिया को लेकर भी बहुत समझ थी और इनका पत्र व्यवहार भी बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट से चलता था। तो इन्होंने फिर एक्सचेंज किया कि भाई मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में क्या ऐसी चीज़ें मिल रही है, तो देखा कि भाई हाँ ऐसी चीज़ें वहाँ पे मिल रही है। तो इन्होंने कंक्लूड किया कि ये जो बीड्स, ये जो आर्टिफैक्ट्स यहाँ हमें मिल रहे हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, चूँकि ये मेसोपोटामिया में भी मिल रहा है छोटे मात्रा में, दैट मीन्स कि ये उतना ही पुराना है जितना मेसोपोटामिया है। उसे भी पुराना हो सकता है बट एटलीस्ट उतना पुराना तो है जितना मेसोपोटामिया है। देन ही केम टू द मीडिया एंड उन्होंने अनाउंस किया कि हमने इंडिया को एक नया सिविलाइजेशन जो बहुत पुराना है वो डिस्कवर करके दिया है, ठीक है। हमने एक बहुत पुराने सिविलाइजेशन की, जो कि मेसोपोटामिया या कहते हैं कि उससे भी पुराना सिविलाइजेशन हो सकता है, उसकी डिस्कवरी की है। तो ही अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इन 1924। जॉन मार्शल की स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं सब्जेक्टिवली कि जॉन मार्शल के क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था एएसआई में और हड़प्पा सिविलाइजेशन में। तो इसको लेके आपके पास अच्छे खासे पॉइंट्स होने चाहिए ताकि आप सब्जेक्टिव लिख सको। तो कुछ उनके टेन्योर का भी हाईलाइट मैं आपको बता देता हूँ। पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जो एएसआई के डीजी बनते हैं, बहुत एक्सपीरियंस था। इसके अलावा
ये स्ट्रैटिग्राफी को यूनिफॉर्मली करते थे, स्ट्रैटिग्राफी फॉलो करते ही नहीं थे। स्ट्रैटिग्राफी मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा जब मॉर्टिमर व्हीलर का जिक्र करेंगे। इनका मतलब ये था कि यूनिफॉर्मली खोदे, जैसे 5-5 फीट अगर खोद रहे ज़मीन तो 5-5 फीट ही खोदेंगे। 5 फीट पे एक लेयर, फिर 5 फीट पे दूसरा लेयर, फिर 5 फीट पे तीसरा लेयर। और इस पहले 5 फीट पे जितने भी ऑब्जेक्ट मिले वो सब एक पीरियड के हैं, दूसरे 5 फीट पे हमें जितने ऑब्जेक्ट मिले वो सारे एक पीरियड के हैं। तो ये जॉन मार्शल का अपना तरीका था। इससे नुकसान क्या होता था वो आगे चलेंगे जब मॉर्टिमर व्हीलर के बारे में पढ़ेंगे। तो जॉन मार्शल की अगर बात करें तो इनके ऊपर नोट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है, एक किताब लिखी गई थी द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, एस.एन. रॉय ने लिखी थी, एमसीक्यू के तौर पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने मार्शल के टेन्योर को अच्छे से कवर किया है, कैसे एएसआई आगे बढ़ा, इंडियन आर्कियोलॉजी आगे बढ़ी एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन को कैसे डिस्कवर किया गया। उस पूरे इवेंट का बहुत अच्छा खासा डिटेल्ड ब्यौरा जो है वो एस.एन. रॉय साहब ने अपनी किताब में दिया है, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, अगेन इंपॉर्टेंट एज पर द एमसीक्यू पर्सपेक्टिव। इसके बाद एक और हमारे डीजी आते हैं, दयाराम सैनी भी डीजी बनते हैं और जॉन मार्शल के बाद ही बनते हैं। उनके बाद आते हैं हमारे आर.एम. व्हीलर साहब, मॉर्टिमर व्हीलर। इन्होंने भी हड़प्पा और उनके जो अलग अलग साइट्स से उनके खुदाई में इनका भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। डीजी बनते हैं एसआई के 1944 में। इनका जो सबसे खास काम रहा वो था इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटिग्राफी का। स्ट्रैटिग्राफी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जब हम ज़मीनों की खुदाई करना शुरू करते हैं तो मान लेते हैं ज़मीन की गहराई इतनी है, तो ज़रूरी नहीं कि अगर हम ऐसा बना लें जॉन मार्शल की तरह कि 5-5 फीट खोदेंगे और हर एक 5 फीट पे मान लेंगे कि ये जो 5 फीट पे हमें ऑब्जेक्ट मिले वो सारे एक पीरियड के, ऐसा नहीं होता। ज़मीनें यूनिफॉर्मली नहीं, सामान जो है ज़मीनों के अंदर दबते हैं। वो सामान हो सकता है लेयर्स जो है हॉरिजॉन्टल, जो आपके स्ट्रैटिग्राफिकल लेयर्स, आर्कियोलॉजिकल लेयर्स कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये जो इतने दूर जो सामान मिल रहा है वो एक पीरियड का है, फिर इतने दूर जो सामान मिल रहा है वो एक पीरियड का है। तो स्ट्रैटिग्राफी वही होती है कि हमें आर्कियोलॉजिकल मोड्स के हिसाब से, हमें पीरियड के हिसाब से खुदाई करनी है, ना कि हमने अपना कुछ पैमाना बना दिया कि 5-5 फीट खुदाई करेंगे और उन सबको एक पीरियड के अंदर कैटेगराइज कर देंगे। क्योंकि इसी 5 फीट के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग स्ट्रैटिग्राफिकल लेयर्स होंगे, इस तरीके के, ठीक है, इस तरीके के, इस तरीके के। ये जो इतने दूर सारे ऑब्जेक्ट एक पीरियड के हैं, फिर इतने दूर सारे ऑब्जेक्ट एक पीरियड के हैं, फिर इतने दूर जो भी ऑब्जेक्ट मिले वो सारे एक पीरियड के हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जब हम लोग यूनिफॉर्मली हॉरिजॉन्टल खुदाई करें तो सारे ऑब्जेक्ट हमें एक पीरियड की ही मिलेंगे। इससे दिक्कत क्या होती है कि आप जब ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करना शुरू करते हो तो कंक्लूड नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट आपको 200-300 साल 400 साल बाद के मिलेंगे और उनको आप मान लेते हो कि वो भी उतने ही पुराने हैं, उसी टाइम पीरियड के हैं। तो इसलिए मॉर्टिमर व्हीलर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ही है कि उन्होंने स्ट्रैटिग्राफिकल लेयर के हिसाब से खुदाई शुरू करवाई। ठीक है, कि अगर हमारा इतना दूर का एक स्ट्रैटिग्राफिकल लेयर मिलना, मतलब हमने कुछ खुदाई की और इतने दूर तक हमें एक प्रकार के सामान मिले, तो हमें वहाँ पे एक स्ट्रैटिग्राफिकल लेयर मान के आगे की खुदाई करनी चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि अब जो है अब हमें अलग टाइप के ऑब्जेक्ट मिलेंगे। तो दिस इज बेसिकली व्हाट द स्ट्रैटिग्राफी इज, एंड आर.टी. Robert Eric Mortimer Wheeler is basically credited to have implemented this concept of stratigraphy. हमने स्टोरी ऑफ डिस्कवरी की कहानी पढ़ ली, हमने जॉन मार्शल के स्ट्रिंट को देख लिया, कनिंगम के कन्फ्यूजन को देख लिया। देखो ये तीनों आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं इनसे सवाल आते हैं। मॉर्टिमर व्हीलर के पास तो कंटेंट कम है हालांकि, बट फिर भी इनसे रिलेटेड सवाल जो है वो इस तरीके के आते हैं कि इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था ये सही में। जॉन मार्शल बहुत ही ज़्यादा प्रेफर्ड टॉपिक है सीबीएसई का, और कनिंगम का कन्फ्यूजन बहुत प्रेफर्ड टॉपिक है। तो इनको आप बराबर रिवाइज कर लेना, हमारे वन शॉट से ही आके कर लेना, कोई दिक्कत है नहीं। उसके अलावा जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन की बात करें तो 1947 के बाद डायमेंशंस बदल जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ जो हड़प्पन साइट्स है वो चले गए आपके पाकिस्तान के बाद। पार्टीशन के ज़माने में भी मॉर्टिमर व्हीलर का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था कि उन्होंने हड़प्पन साइट्स के बंटवारे और उनके आर्टिफैक्ट्स के बंटवारे में बड़ी अहम भूमिका निभाई कि पाकिस्तान को भी उतना मिले जितना हिंदुस्तान को मिलना। ठीक है, क्योंकि प्राइमरीली तो ज़्यादातर साइट्स पाकिस्तान के पास ही थे। तो फिर उसके बाद आप देखोगे 1947 के बाद जितने भी आपके इंडियन हड़प्पन साइट्स हैं जो इंडिया की टेरिटरी में लाई करते हैं, चाहे वो राखीगढ़ी हो गया, धोलावीरा हो गया, लूथल हो गया, बनावली हो गया, कालीबंगन हो गया, इन सब जगहों पे सीरियसली खुदाई, सीरियसली जो एक्सप्लोरेशन है वो 1947 के बाद ही होते हैं, चाहे वो बीबी लाल हो गए या बिष्ट साहब हो गए। तो ये सब जो इन अलग अलग जगहों की खुदाई कर रहा है वो आज़ादी के बाद कर रहा है, क्योंकि अब मोहनजोदड़ो या हड़प्पा जाके खुदाई करना तो पॉसिबल है नहीं। तो मेजॉरिटी ऑफ जो इंडियन साइट्स डिस्कवर हुए हैं, इंडियन हड़प्पा साइट्स, वो आज़ादी के बाद ही हुए, इसका कारण नहीं है पार्टीशन। नाउ कमिंग टू द प्रॉब्लम्स इन आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। जब हम लोग आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन करते हैं और हमारे पास आर्टिफैक्ट्स आते हैं तो सबसे पहले एक प्रोसेस होता है उसको इंटरप्रेट करने का। सबसे पहले हम लोग आर्टिफैक्ट रिकवर करते हैं, उसके बाद उनको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई किस तरीके से किया जाता है वो भी आप देख लें। मटेरियल के तौर पे ये स्टोन से बना हुआ है या मेटल से बना हुआ है या अदर मटेरियल से बना हुआ है, या फंक्शन के तौर पे। और फंक्शन कैसे पता करते हैं तो उसका भी अलग अलग टेक्निक है। फंक्शन ऐसे पता करते हैं जैसे ये कहाँ मिल रहा है उस हिसाब से पता करेंगे। घर में मिल रहा है तो उसका अलग फंक्शन होगा, किसी दुकान के आसपास मिल रहा था तो अलग फंक्शन होगा। या फंक्शन ऐसे भी पता किया जाता है कि आज अगर ये ऑब्जेक्ट हमारे पास होता तो आज कैसा यूज़ होता।
फॉर एग्जांपल जो स्टोन मिले थे जिस पे मसालों को पीसा जाता था या पत्तों को पीस के कुछ बनाया जाता था, तो इस टाइप के जो स्टोन मिले हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो स्टोन आज के ज़माने में पिसाई के लिए यूज़ होता है, तो हो सकता है उस ज़माने में भी पिसाई के लिए यूज़ करते होंगे। या छोटे छोटे जो कॉपर टूल्स मिले हैं उनका आज के ज़माने में अगर यूज़ किया जाता तो चीज़ों को चीर फाड़ करने के लिए हो सकता है, या शिकार वगैरह करने के लिए इस्तेमाल करते। तो इस तरीके से आज के ज़माने में मॉडर्न टाइम्स में उनको कैसे यूज़ किया जाएगा, उस आधार पर भी उनके फंक्शंस को डिटरमाइन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। अब जब हमने क्लासीफाई कर लिया तो कंक्लूड करते हैं, और देन जो है हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये जो प्रोसेस है चीज़ों को क्लासीफाई करने का बड़ा मुश्किल है। हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जहाँ पे हम लोग चीज़ों को अच्छे से क्लासीफाई कर ही नहीं पाए। फॉर एग्जाम्पल प्रीस्ट किंग है। अब प्रीस्ट किंग की मूर्ति जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये पुजारी भी हो सकता है। फिर जब वो मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ऐसे जो पुजारी वगैरह होते थे मेसोपोटामिया में, वो रूलर होते थे। और मेसोपोटामिया और हड़प्पा जो है वो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है, एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करता था। तो क्या ये बंदा जो हमें पुजारी लग रहा है ये रूलर भी था या नहीं था? क्योंकि अगेन हम क्या पता कर रहे हैं, नोन से अननोन से नोन की तरफ। अननोन मतलब प्रीस्ट किंग की जो मूर्ति है वो हमारे लिए अननोन है। प्रीस्ट किंग की जो मूर्ति है वो हमारे लिए अननोन है, और हम उसे कंपेयर कर रहे हैं नोन चीज़ों से, यानी कि मेसोपोटामिया के हिस्ट्री से। मेसोपोटामिया की चीज़ें हमारे लिए पता, वो हमने पता कर ली, फिगर आउट कर लिए। तो वहाँ पे जो पुजारी होते थे वही अक्सर, क्योंकि टेम्पल के आसपास एक इकोनॉमी बस जाती थी, और टेम्पल जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते थे किसी भी शहर का, तो वो उस पूरे शहर के ऊपर हुकूमत करते थे, रूल करते थे। तो क्या प्रीस्ट किंग के साथ भी ये जो बंदा हमें दिख रहा है, क्या ये भी कहीं का रूलर था? ये मोहनजोदड़ो से प्रीस्ट किंग की मूर्ति मिली, तो क्या ये मोहनजोदड़ो का रूलर था? तो ये हमारे पास कोई एविडेंस है नहीं। तो यहाँ पे अब कैसे क्लासीफाई करेंगे? एक तरफ हमारे पास प्रीस्ट किंग है, दूसरी तरफ मेसोपोटामिया की हिस्ट्री है, और मेसोपोटामिया की हिस्ट्री से कंपेयर करना वाजिब भी है क्योंकि दोनों एक ही टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करते थे। तो देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स इन आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। इससे रिलेटेड भी बहुत सवाल आते हैं, तो आप इसको अच्छे से लिखोगे। पहले प्रोसेस बता देना कैसे, रिकवरिंग, क्लासीफाइंग एंड देन मेकिंग कंक्लूजन। प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं? कुछ आर्टिफैक्ट्स जो रिलीजियस या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के होते हैं, जैसे प्रीस्ट किंग की मूर्ति हो गई, या मदर गॉडेस की मूर्ति हो गई, या डांसिंग गर्ल की मूर्ति हो गई, या प्रोटोशिवा सील जिसमें कि अलग अलग जानवरों को दिखाया गया। इस टाइप की चीज़ों को हम लोग नहीं पता कर पाते क्योंकि हमारे पास प्रॉपर एविडेंस ही नहीं है उसको कंपेयर करने का। जैसे प्रोटोशिवा सील मिला, उसमें एक मूर्ति मिलने जैसे कि जिसमें कहा जाता है कि शायद ये शिव की मूर्ति है, शायद इसमें शिव है। और बाद में जब शिव का जो रूप है, जब हम लोग ऋग्वेद के हिसाब से देखते हैं, जो कि जस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद कंपोज किया गया है, तो उसमें शिव को पशुपति के तौर पे या जानवरों के आकार वाला नहीं दिखाया गया, वो तो पुराणों में दिखाया गया। तो दैट इज बेसिकली ये प्रॉब्लम ऑकर होती है इस तरीके के आर्टिफैक्ट्स में। नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ये तो और भी ज़्यादा ग्रीवियस है, दो कारणों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक की स्क्रिप्ट हमें अभी तक नहीं पता, और दूसरा हड़प्पन सिविलाइजेशन के जितने भी आर्टिफैक्ट्स उनका आगे की टेक्स्ट में, इंडिया में उसके बाद वैदिक पीरियड आता है, अलग अलग टाइप की वेदा कंपोज किए जाएंगे, फिर उपनिषदों का दौर आएगा, वेदांगों का दौर आएगा, पुराणों का दौर आएगा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे जाएंगे, जैनिज्म के टेक्स्ट लिखे जाएंगे। कहीं पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के किसी आर्टिफैक्ट का, किसी मूर्ति का या किसी पर्सनैलिटी का कोई जिक्र नहीं है। सो नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन इन द लेटर टेक्स्ट। ये जो दो रीज़न है, ये सबसे अहम रीज़न है कि हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें को इंटरप्रेट करने में मुश्किलात आती हैं। ये जो आप मदर गॉडेस की मूर्ति होगी, अब ऐसी मूर्ति आगे कहीं भी किसी पुराण में नहीं बताया गया कि ऐसी कोई छवि किसी देवी की है। और चूंकि ऐसी छवि बनाई गई तो हो सकता है कोई प्रभावशाली महिला रही होगी, कोई प्रभुत्व वाली महिला रही होगी, तभी तो इसकी मूर्ति मिली है ना। मूर्तियाँ तो बहुत सारे लोगों की बनाई गई है, बट इसकी मिली, दैट मीन्स इसको बनाने के लिए किसी खास मटेरियल का इस्तेमाल किया गया होगा, और ऐसे खास मटेरियल का इस्तेमाल किसी खास आदमी की या किसी खास औरत की मूर्ति बनाने के लिए ही किया जाएगा। मदर गॉडेस की मूर्ति होगी, प्रीस्ट किंग की मूर्ति होगी, या इस डांसिंग गर्ल की मूर्ति होगी, इन सब के बारे में कोई कंक्लूजन हम लोग नहीं निकाल पाते। इवन हड़प्पन स्क्रिप्ट अभी तक भी डिसाइफर्ड है। तो जो मोटिव्स, घोड़े का क्या मतलब होता था, मोटिव्स एनिमल बहुत टाइप के यूज़ किए जाते थे मोटिव में। डायनासोरस यूज़ किए जाते थे, टाइगर का भी इस्तेमाल होता था, फिर यूनिकॉर्न का इस्तेमाल होता था। सबसे ज़्यादा तो यूनिकॉर्न ही, एक जो सींग वाला होता है वो। उसके अलावा आपके पास जो बैल है उनका इस्तेमाल होता था, हाथियों का भी इस्तेमाल होता था, घोड़ों का इस्तेमाल नहीं हमने देखा किसी भी मोटिव में, या बुनोकार या खिलौनों के मॉडल में घोड़ों का जो शेप है वो नहीं बनाया गया। तो इससे पता चलता है कि शायद घोड़े जो हैं वो उस समय इस्तेमाल में नहीं लाया जाता था। तो इन सब कारणों की वजह से जो हड़प्पन इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें अभी तक हमें नहीं पता चल पाई है। सो अगर इस चैप्टर को हम लोग कंक्लूड करना चाहते हैं तो वी हैव सर्टेन कंक्लूजन कि हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में अभी तक हड़प्पन इकोनॉमी पढ़ ली है, ट्रेड पढ़ ली है, सोशल डिफरेंसेस पढ़ ली हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें अभी तक हमें नहीं पता। जैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं पता है, कैसे एग्जिस्ट करते थे, किस तरीके से चीज़ों को रूल किया जाता था, आखिर मरीन ट्रेड होता था तो कैसे होता था, एक्सचेंज में कॉइनेज होता था या किस तरीके से एक्सचेंज होते थे, क्या बार्टर सिस्टम था कि हम भी सामान भेजेंगे तुम भी सामान भेजो। तो ये सारी चीज़ें अभी तक अनडिसाइफर्ड, अभी तक अनएक्सप्लोर्ड, अनकंक्लूडेड ही हैं, एंड दैट इज़ योर जॉब टू कंक्लूड इट, दैट इज़ योर जॉब टू फिगर इट आउट।
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जिस चीज़ को हमने छोड़ा था उसे कंप्लीट करेंगे। एक सवाल हमने छोड़ा था कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन आखिर एक सिविलाइजेशन क्यों है, इसे एक सभ्यता क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले कल्चर और सिविलाइजेशन के बीच का डिफरेंस समझ जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को सिविलाइजेशन क्यों कहते थे। कल्चर की बात करें तो इसके पास एक डिस्टिंक्ट लाइफस्टाइल होता है, एक खास प्रकार का जीवन ही व्यतीत करते हैं, जो कि इनके फूड में आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग एक ही प्रकार का फूड खाते हैं, एक ही प्रकार के कपड़े पहनते हैं, एक ही प्रकार का सामान यूज़ करते हैं। सिविलाइजेशन में भी ऐसा ही होता है। इट हैज़ ऑल्सो डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल, टाइप ऑफ फूड, पॉटरी, आर्किटेक्चर। इसमें दोनों चीज़ जो है इस बेसिस पे दोनों में कॉमन होती है, सिविलाइजेशन और कल्चर दोनों में। फ़र्क क्या क्या है? इट इज़ फॉलोड बाई कंपेरेटिवली लेस नंबर ऑफ पीपल्स। कल्चर जो है एक ही टाइप की फूड, पॉटरी, लाइफस्टाइल, आर्किटेक्चर होगी, लेकिन छोटे एरिया में होगी। जैसे गणेश्वर जोधपुर का कल्चर छोटे एरिया तक फैला हुआ था। सिविलाइजेशन में यही चीज़ बड़े एरिया में होगी। मेसोपोटामिया देखिए आप कितना बड़ा है, साउथ मेसोपोटामिया, नॉर्थ मेसोपोटामिया, ईस्टर्न मेसोपोटामिया। इंडस वाली सिविलाइजेशन अफगानिस्तान से लेके गुजरात, हरियाणा से लेके आपका वेस्ट पाकिस्तान। तो इसमें भी ये चीज़ें कॉमन होती है, बट लंबे दूरी तक लोग इसको फॉलो करते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट डिफरेंस। इसके अलावा एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होना कल्चर के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये गुटों में रहते हैं तो आसपास सर्वाइवल इनका आसान होता है। तो एक मुखिया वगैरह होता है, कोई प्रॉपर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि इन्हें कोई बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाने होते। इसमें एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में आखिर हमें अभी तक पता तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इनका होगा अवश्य, क्योंकि इतनी जो यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलती है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एनी स्पेसिफिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, स्टेबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। कल्चर का जो एरिया होता है वो बहुत छोटा होता है। इट इज स्प्रेड ओवर स्मॉल एरिया। सिविलाइजेशन बड़े एरिया तक फैला होता है, बड़े एरिया के तक फैले होने के कारण ज़्यादा लोग इसके अंदर जुड़े होते हैं। इसके अलावा कल्चर में डाइवर्सिटी का कोई स्कोप नहीं होता, सिविलाइजेशन में डाइवर्सिटी का स्कोप होता है। बहुत सारे सामान हो सकता है, इसमें रीजनल डिफरेंसेस आपको देखने को मिले। जैसे ईंटों का डायमेंशन तो एक है, बट उसके साइज़ में आपको डिफरेंस देखने को मिलती है। फिर ट्रेड के प्रोडक्ट्स में आपको डिफरेंस देखने को मिलती है सिविलाइजेशन में, ठीक है। जैसे मेसोपोटामिया में हमने देखा था कि किसी जगह पे कौन सा खाना यूज़ होता है, जैसे राइस किसी जगह पे ज़्यादा उगता था या ये चीज़ ज़्यादा उगती थी, ठीक है। गुजरात में मिलेट्स ज़्यादा उगते थे, सिंध में शायद मिलेट्स उतने नहीं उगते होंगे। तो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ डाइवर्सिटी। इट इज़ पॉसिबल आफ्टर अ सर्टेन एक्सटेंट, डाइवर्सिटी कैन ऑकर। दैट इज़ अ ट्रेट ऑफ सिविलाइजेशन। और इन सारे क्राइटेरियाज को मीट करता है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी था, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज कल्चर। हड़प्पन सिविलाइजेशन में ज़्यादा लोग थे, 50 लाख लोग। आज के ज़माने के लिए आपको कम लगते होंगे, क्योंकि दिल्ली में अकेले 2 करोड़ लोग हैं, बट आज से 4600-4500 साल पहले 50 लाख लोगों की आबादी मायने रखती थी। इट इज़ स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। तो ये कल्चर कहा नहीं जा सकता। इसमें हमें थोड़ी बहुत डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है, तो ये कल्चर नहीं कहा जा सकता, सिविलाइजेशन ही इसे कह सकते हैं। दिस इज़ व्हाई वी कॉल हड़प्पन सिविलाइजेशन एज अ सिविलाइजेशन। कोई आपसे पूछे कि ये सभ्यता क्यों कही जाती है, ये सभ्यता और कल्चर में क्या फ़र्क होता है। कल्चर बहुत सारे थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले भी बहुत सारे अलग अलग कल्चर हुए, बट हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले कोई हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं था, कोई अलग सिविलाइजेशन नहीं था। सो पहला सिविलाइजेशन, पहले शहरों का जो निर्माण हुआ है, द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैपेंड ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन ओनली। फर्स्ट अर्बनाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन, और सेकेंड अर्बनाइजेशन जो होता है वो होता है महाजनपद के एरा में। वैदिक पीरियड में फिर वो रूरल कल्चर था, वो रूरल सिविलाइजेशन थी, वो अर्बन सिविलाइजेशन नहीं थी। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। होप यू हैव एंजॉयड द चैप्टर, एंड इतने लंबे समय तक देखने के लिए पेशेंटली आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मेक श्योर कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक बटन प्रेस करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे पास क्लास 12 हिस्ट्री, 11th हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी के बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं। सो दिस चैनल इज़ वर्थ सब्सक्राइबिंग फॉर यू। एंड इसके नोट्स को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक डाल दिया गया है, उससे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।